वो एल्डर्स और डिसाइपल्स जानबूझकर तुम्हारे सामने अपना सैक्रिफाइस दिया ताकि वो यहाँ पर इस बात को साबित कर सके वाकई में हमारे खिलाफ हो, असल में तुम उन्हीं के एक स्पाई हो। हुरैन एल्डर से कहता है लेकिन एल्डर इसने तो मुझे भी हराया था, हम दोनों ने फाइट की थी लेकिन इसने मुझे हरा दिया, तो आप यहाँ पर इसका भी तो कुछ मतलब निकाले ना। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं इसका मतलब यही है कि तुम एक कचरे हो, तुम यहाँ पर एक कचरे से हार गए, इसका मतलब तुम एक बड़े कचरे हो। सेकंड एल्डर कहते हैं और तीसरे नंबर पर ये बात कि तुम लोगों ने यहाँ पर वापस आकर बताया कि एक सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे ये स्टैचूज को कंट्रोल कर सकता है। डेथ एरिना के स्टैचूज को कंट्रोल करना ये वाकई में एक बहुत ही कमाल की कला है, लेकिन इस लड़के को ये कैसे पता चला? मुझे लगता है कि ये सीक्रेट जो है ये डीमन सेक्टर के लोगों ने इसे खुद दिए होंगे। तुम अभी भी यहाँ पर यही कहोगे कि तुम्हारा डीमन क्लैन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को एक ही जगह के ऊपर इकट्ठा कर दिया तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बनती है, वो डीमन सेक्टर, और तुम्हारा डीमन सेक्टर के साथ पूरा ताल्लुक है। मुझे लगता है कि डीमन किंग ने पर्सनली तुम्हें हायर किया होगा, तुम्हारे जैसे कीड़े को यहाँ पर हमें अंदर हमारे सेक्टर में भेज दिया ताकि तुम अंदर से आकर हमारे सेक्टर को दीमक की तरह चाट जाओ। तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को बर्बाद करने के लिए आए हो। तो मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है एल्डर काओ, मुझे लगता है कि तुम वाकई में काफी ज्यादा ख्वाब देखते हो जिसकी वजह से अब तुम यहाँ पर दिन में बैठे बैठे सपने देखना शुरू कर दो, यहाँ पर चीजें इमेजिन कर रहे हो। तुम भी ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम लोग इस सेक्टर में यानी क्लींजिंग इंसेंस सेक्टर, ये इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि हमारा सेक्टर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये सेक्टर खुद ब खुद ही बंद हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि डीमन किंग को यहाँ पर इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी मेरे जैसे बंदे को तैयार करके यहाँ पर भेजा ताकि तुम्हारे सेक्टर को डिस्ट्रॉय किया जा सके? क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ पर इस मकसद के लिए अपने कुछ एल्डर्स और अपने डिसाइपल्स की बलि दे देगा, यानी कि मेरे हाथों से उनको मरवा देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सेकंड एल्डर चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ बकवास कर रहे हो, तुम झूठे हो। जबकि सुप्रीम एल्डर से कहता है कि शांत हो जाओ, तुम यहाँ पर शांत हो जाओ, ये तुम कर क्या रहे हो, बच्चे के ऊपर चिल्ला क्यों रहे हो? हम लोग इस मसले के बारे में फिलहाल के लिए बात नहीं करेंगे, हम लोग बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो वो उसे कहते हैं लेकिन सेक्टर लीडर हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। सेक्टर लीडर उसे कहते हैं, लीडर से कहता है कि मैंने कहा ना कि यहाँ पर बात नहीं होगी। फिर साथ ही वो लीजी से कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुमने शादी के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर रिजेक्ट क्यों किया है? तो मान लीजी उसे कहता है कि इसके बारे में कहने की कोई ज्यादा बात नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसी वजह से मैंने उसे शादी से मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर यहाँ पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए कि उनकी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हम लोग अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। डीमन किंग के साथ मीटिंग के बाद मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि डीमन किंग जो है वो यहाँ पर अपनी बेटी की शादी करके हमारे सेक्टर को यूज करना चाहता है, ना कि हमारे सेक्टर का भला करना चाहता है। हम लोग यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोग उनको इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन असल में वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए मेरे पास अपने प्लान्स है और मैंने अपने प्लान्स को वहाँ पर एक्टिवेट कर दिया हुआ है। बहुत ही जल्दी हमारा क्लींजिंग सेक्टर दोबारा से राइज करेगा। हुरैन भी कहता है कि मैं भी इसके साथ हूँ, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, हम दोनों मिलकर ये करेंगे। ग्रैंड एल्डर से कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये कहना वाकई में बहुत ज्यादा आसान हो सकता है, लेकिन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर को दोबारा से रिवाइव करवा सकते हो? लेकिन छोड़ो इन बातों का, जबकि तुमने वहाँ पर जाकर डीमन सेक्टर में दोनों ट्रायल्स को पास किया, दोनों ट्रायल्स जो कि काफी ज्यादा खतरनाक ट्रायल्स थे, तुमने उन दोनों ट्रायल्स को पास किया, इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर रिवार्ड देना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे ट्रेजर्स में से जाकर अपने लिए मार्शल टेक्निक्स और ट्रेजर को जहाँ पर से वेपन रखे हुए वहाँ पर से अपने लिए वेपन्स को चूज कर सकते हो। तुम वहाँ पर से एक मार्शल आर्ट की टेक्निक और एक वेपन ले सकते हो, चाहे वो डिवाइन लेवल का ही क्यों ना हो। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद क्या था, आप तो वाकई में सेक्टर लीडर होने के लायक है, आपने वाकई में यहाँ पर सही बात की, बिल्कुल एक एल्डर्स की तरह। मास्टर मो वहाँ पर अपने स्टूडेंट हुरैन से कहते हैं कि हुरैन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ रहो, जाओ इसे वहाँ पर लेकर जाओ ट्रेजर रूम में जहाँ पर खजाना पड़ा हुआ है, जहाँ पर हमारे मार्शल आर्ट्स की बुक्स और वेपन्स पड़े हुए हैं। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन सेकंड एल्डर इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, वो भी यहाँ पर नाराज ही लग रहे होते हैं। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन का दिखाया जाता है, जिसे क्रो पीक माउंटेन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक बड़ा सा मास्टर क्रो का पुतला बना होता है, एक बड़ा सा स्टैचू बना होता है। तो जब वो लोग वहाँ पर स्टैचू के पास पहुंचता है तो हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर क्या तुम्हें पता है लेजेंडरी ट्रेजर ट्रोव ये कहाँ पर बना हुआ है? इसे हिमवली क्रो पीक कहा जाता है। हिमवली क्रो पीक क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सी क्रो की मूर्ति बनी हुई है। सेक्टर के जितने भी ट्रेजर्स हैं जो कि बड़े कीमती ट्रेजर हैं, उन सभी को यहीं पर इसी माउंटेन के ऊपर स्टोर करके रखा गया है। यहाँ तक कि यहाँ पर एक तो डिवाइन ट्रेजर्स भी हैं, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर से तुम डिवाइन ट्रेजर्स को भी ले सकते हो, डिवाइन वेपन्स को ले सकते हो। जैसे वहाँ पर चलता हुआ आगे बढ़ रहा था वहीं पर रुक जाता है, वो उस क्रो की मूर्ति की तरफ देखता है। तो हुरैन से कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों रुक गए हो? क्या तुम यहाँ पर इस डिवाइन क्रो की मूर्ति को देख रहे हो? तुम इसको भी यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। क्या तुम्हें यहाँ पर सीक्रेट लैंग्वेज आती है जिससे तुम इस मूर्ति को एक्टिवेट कर सकते हो? तो मान लीजिए वहाँ पर सोच रहा था मैं इसको एक्टिवेट कैसे करूँ, क्योंकि ये खुद मैं ही हूँ। यहीं पर मान लीजिए को एक बैकग्राउंड का सीन याद आता है, जहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं उस मूर्ति के ऊपर चिपके होते हैं, क्योंकि इन्हीं बच्चों ने यहाँ पर इस मूर्ति को बनाया था। यहाँ पर ये बच्चे जो होते हैं, ये पास्ट सेक्टर की बात है, जब यहाँ पर मिंगरैन हुआ करता था। मिंगरैन ने सेक्टर को बनाया और उसके बाद उसने अपने कुछ बच्चों को, कुछ डिसाइपल्स को यहाँ पर ट्रेन किया और उन बच्चों ने यहाँ पर मास्टर क्रो का एक बड़ा सा पुतला बना दिया। वो से कहते हैं कि लॉर्ड क्रो यहाँ पर देखिए हमने आपका एक बड़ा सा पुतला बनाया है, यहाँ पर ये इसलिए बनाया ताकि सभी लोग यहाँ पर आए और आकर आपको रिस्पेक्ट दे, क्योंकि आप एक महान मास्टर हैं। आज के बाद से जो भी इस माउंटेन के ऊपर आएगा वो आकर यहाँ पर आपके सामने पहले अपना सर झुकाएगा फिर आगे बढ़ेगा। मिंगरैन भी वहाँ पर आता और कहता है कि मैंने यहाँ पर इन लोगों को ये करने का नहीं कहा था, इन स्टूडेंट्स ने खुद ही यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया, इसलिए मास्टर क्रो प्लीज गुस्सा मत होना। तीनों स्टूडेंट्स में से कहता है कि मास्टर क्रो हमने आपकी महान कहानियों के बारे में सुना है, आपने हमारे मास्टर यानी हमारे
सेक्टर लीडर को यहाँ पर सिखाया था। इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि आप यहाँ पर हमें भी सिखाएं। और इसी के साथ ही तीनों बच्चे जल्दी से जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन मास्टर क्रो अपने डंडे के साथ तीनों के ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं कि दफा हो जाओ, मैं किसी को नहीं सिखाऊंगा। इसी के साथ ही सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हमारा लीची से सोचने के बाद हंस रहा होता है। फिर साथ ही वो कहता है कौन सा मास्टर क्रो, मैंने किसी मास्टर क्रो के बारे में नहीं सुना। हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर क्या वाकई में तुमने कभी भी लेजेंडरी क्रो मास्टर के बारे में नहीं सुना? तो वो कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना। तो यहीं पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीची कहता है कौन सा लेजेंडरी मास्टर क्रो, मैंने उसके बारे में नहीं सुना। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में तुमने उसके बारे में नहीं सुना? चलो छोड़ो इस बात को, आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उसी मूर्ति के पीछे उन्हें कुछ दिखाई देता है। तो हमारा लीची कहता है कि ये क्या, यहाँ पर कौन बैठा हुआ है? तो वो कहता है कि यहाँ पर ये बंदा जो बैठा हुआ है इसे यहाँ पर सजा मिली है, इसी वजह से इसे मूर्ति के साथ यहाँ पर चेन के साथ बांधा गया है। मुझे और मेरे मास्टर को भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता क्योंकि ये हमारे यहाँ पर आने से पहले से है। इस बंदे के बारे में मैंने कुछ कहानियां सुनी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कभी हमारे सेक्टर का एक स्टूडेंट हुआ करता था, लेकिन इसने कोई बहुत ही बड़ा क्राइम किया था जिसकी वजह से इसे यहाँ पर मूर्ति के पास जंजीर के साथ बांध दिया गया है। पिछले कई सालों से यहाँ पर बंधा हुआ है और यहाँ पर इस मूर्ति की रक्षा करता है। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है क्या वाकई में, लेकिन ये बंदा आखिर है कौन? ये तो वाकई में एक मिस्ट्री है। हुरैन आगे बढ़ता और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह से तुम अपना मुंह चलाते हो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना कि तुम्हारा भी हाल ऐसा ही हो जाए। तो मान लीजिए उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो? तो वो कहता है नहीं, मैं तुम्हें धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन एक भाई की तरह तुम्हें बस मशवरा दे रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह थोड़ा चलाना चाहिए क्योंकि तुम एल्डर्स के साथ पंगे लेते हो। उसके बाद वो लोग माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं। जब वो माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक पैलेस होता है और उस पैलेस के अंदर बुक्स रखी होंगी और वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स रखे होंगे। तो हुरैन कहता है कि देखो हम लोग पहुंच गए, हमारे सामने वही जगह है जहाँ पर हम लोग आए हैं। हमारी फैमिली का सारा ट्रेजर यहीं पर रखा जाता है। यहाँ पर ये ट्राइगोनल है, यहाँ पर 3 पैलेस है। 3 पैलेस के अंदर 3 अलग अलग चीजें रखी हुई है, यानी कि एक के अंदर लाइब्रेरी है, दूसरे के अंदर वेपन्स और तीसरे के अंदर एलिक्सर्स वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पर तीनों बिल्डिंग्स के अंदर जाना है, वहाँ पर से अपने लिए एक एक चीज लेनी है जैसा कि एल्डर ने यहाँ पर हमें रिवार्ड देने का कहा है। यहाँ पर हमेशा ही बहुत सारे डिसेबल्स आते हैं क्योंकि हमारे एल्डर्स के स्पेशल डिसेबल्स को यहाँ पर आने की इजाजत होती है। वो लोग यहाँ पर आते हैं और आकर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को ले सकते हैं। हुरैन वहाँ पर तारीफें खा रहा होता है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मान लीजिए उसे कहता है क्या बस हमारे पास इतना ही है? मुझे तो लगा था कि हमारे पास बहुत कुछ होगा। ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी स्टूडेंट्स की बात सुनने के बाद से घूरना शुरू कर देते हैं कि यार कौन है ये लड़का जो हमारे सेक्टर की इंसल्ट कर रहा है। हमारा हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर प्लीज शांत हो जाइए, तुम क्या कह रहे हो? बाकी के सभी लोग हमें घूर रहे हैं, तुम्हें इस तरह की बातें खुले में नहीं कहनी चाहिए, ये सभी लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और उसके बाद उसे कहता है चलो जल्दी से मेरे साथ आओ, हम लोग लाइब्रेरी में चलते हैं। और मान लीजिए उसे अपने साथ लेकर लाइब्रेरी में चला जाता है। जब वो लाइब्रेरी में पहुंचते तो वहाँ पर भी काफी सारे डिसाइपल्स होते हैं। वैसे एक डिसाइपल जिसका नाम हु होता है, तो हु वहाँ पर उसे देखते ही कहता है क्या ये वाकई में वही है? दूसरा डिसाइपल उसे कहता है हाँ ये वही है, मैंने इसके बारे में सुना, बल्कि मैंने इसे देखा भी है। इसका नाम लीची है, इसने हमारे तो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर हमारे सेक्टर को ज्वाइन किया था और जो प्राइम डिसाइपल बन चुका है। तो ब्रदर हु कहता है कि जरा देखो तो एक ऐसा लड़का जिसके पास कल्टीवेशन ही नहीं है, उसके पास कल्टीवेशन की बेस ही नहीं है, वो यहाँ पर एंशिएंट ऑर्डर को यूज करते हुए हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल बन गया। लगता है कि हमारे सेक्टर के इतने बुरे दिन आ गए हैं। दूसरा उसे कहता है कि मैंने सुना है कि इसके पास कल्टीवेशन बेस ही नहीं है, यानी कि ये जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक और होता है, वो कहता है कि मैंने इस लड़के के बारे में सुना है कि ये 9 डीमन सेट सेक्टर का एक स्पाई है, यानी कि एक जासूस है। उसे कहता है क्या तुम वाकई में सीरियस हो? तुम्हारा हुरैन उन सभी लोगों की बातें सुन रहा था। जबकि चौथा यहाँ पर कहता है कि मैंने सुना है कि इसने ओल्ड डेविल को बहुत ज्यादा रिश्वत दी थी, उसको इतनी ज्यादा रिश्वत दी थी कि उसने यहाँ पर अपना एंशिएंट ऑर्डर इस लड़के को दे दिया। ये लड़का कुछ बहुत ही पैसे वाला लगता है। तो हुरैन कहता है कि ये सभी लोग यहाँ पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, क्या तुमने सुना ये सभी लोग यहाँ पर अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि तुमसे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, जैसे कि तुम्हारे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उसे कहता है कि उन सभी लोगों को यहाँ पर बकवास करने दो क्योंकि उन सभी लोगों का काम है बातें करना, लोगों का तो काम ही होता है। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं हो। क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि मैं यहाँ पर इनकी बातों के साथ बिल्कुल प्रभावित हो रहा हूँ? चलो छोड़ो इन सभी लोगों को, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। चलो जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपने लिए मार्शल आर्ट्स की बुक्स को चूज करते हैं और इसी के साथ वो शेल्फ के अंदर रखी हुई मार्शल आर्ट्स की बुक्स को देखना शुरू कर देते हैं। हुरैन उसे कहता है कि यहाँ पर तो सारी की सारी लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स पड़ी हुई है, ये सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है और ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं जहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं है जो हमारे काम आ सके। यहाँ पर इस शेल्फ में जितनी तलवारें जितनी टेक्निक रखी हुई है वो सारी की सारी तलवारबाजी की टेक्निक्स हैं और तुम्हारे पास तो पहले इनविजिबल ब्लेड टेक्निक है, उसके अलावा तुम
यहाँ पर और कौन सी लेने वाले हो। लीजी उसे कहता है कितनी भी क्या जल्दी हम लोग दूसरी तरफ भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर एक चीज मिल गई है। देखो यहाँ पर मुझे क्या मिला, तो उसे वहाँ पर एक हिमली ब्लेड टेक्निक मिलती है। अब हमारा लीजी वहाँ पर से बुक को निकालने लगता है। इसी के साथ ही ब्रदर हु अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है तो तुम ही हमारे नए प्राइम डिसाइपल हो लीजी, तो तुम ही वो डिसाइपल हो। तो लीजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है हाँ मैं ही तुम्हारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल हूँ। तो ब्रदर हु से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कैसे बच्चे हो जिसने यहाँ पर रिश्वत या फिर किसी न किसी ट्रिकरी को यूज करते हुए प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को हासिल कर लिया, इसलिए हम सभी डिसाइपल्स यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी अपना प्राइम डिसाइपल नहीं मानते, हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे से तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा हार्ड टाइम मिलने वाला है। तो हुरैन उसे कहता है कि जाओ तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर इसके साथ इस तरह से बात कैसे कर सकते हो। मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद बिल्कुल खामोश होता है, वो उसे आगे से कुछ भी नहीं कह रहा था। तो हु उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें हमारी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई। जबकि मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद पीछे घूम जाता है और फिर से कहता है कि मैं पता नहीं यहाँ पर कहाँ पर पहुंचा था, मुझे फिर से वो किताब ढूंढनी पड़ेगी जो मैं उस वक्त देख रहा था। उसकी बात सुनने के बाद जाहू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे इग्नोर करने की। तो जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ ही हुरैन उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि जाहू बस बहुत हो गया, तुम यहाँ पर इसको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकते, ये हमारे सेक्टर का प्राइम डिसाइपल है और एक आम डिसाइपल होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम यहाँ पर इसकी रिस्पेक्ट करो, यहाँ पर इसे माफी मांगनी होगी। तो जाहू उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि जूनियर ब्रदर हाउ रैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर किसी प्राइम डिसाइपल के कुत्ते बनकर हमारे हाथों से बच जाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे सामने इस तरह से बात कर सकते हो? इसके साथ ही उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल को भी पीटने वाला हूँ, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कि तुम यहाँ पर हम दोनों के मसले के बीच में आए, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मैं बीच में आकर टोकने की? तो हुरैन उसे कहता है कि बेवकूफ कहेंगे, मैं बस यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी के बारे में जानते नहीं हो। लीजी बड़ी आसानी के साथ ट्रू फेट राम के बंदे को भी मार सकता है, इसने डीमन सेक्टर के एल्डर्स की जान ली है, तो तुम इसके सामने क्या हो, चुटकी बजाकर तुम्हें मार सकता है। सुनने के बाद जाहू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तो जब वो उसे पंच मारने लगता है हमारा लीजी बीच में आता है और आकर अपने डंडे के साथ उसको ब्लॉक करता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये फाइट करने के लिए सही जगह है, हमें यहाँ पर नहीं फाइट करना चाहती है। अगर तुम यहाँ पर फाइट करना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है कि मैं बाहर चले जाना चाहिए, चलो बाहर जाकर गार्डन में फाइट करते हैं। तो जाहू से कहता है कि चलो फिर ठीक है हम लोग बाहर चल के फाइट करते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त लगाकर फाइट करेंगे, अगर मैं यहाँ पर जीता हूँ और तुम हारते हो तो तुम्हें सेक्टर को छोड़कर जाना होगा। लीजी उसे कहता है ठीक है कोई मसला नहीं है, तो ठीक है। उसे कहता है कि ब्रदर ली मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को दिखाने का वक्त आ चुका है कि आखिर हम लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इन सभी लोगों को अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ चुका है। तो वो उनसे कहता है कि इस वक्त हुरैन तुम लोगों से फाइट करेगा और अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तुम्हें दिखाएगा। ये बात सुनने के बाद हुरैन चलाकर उसे कहता है कि ब्रदर क्या हो गया, तुम यहाँ पर किस तरह का मजाक कर रहे हो, मैं यहाँ पर कैसे फाइट कर सकता हूँ? मान लीजिए उन लोगों से कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर हुरैन यहाँ पर हार जाता है तो फिर इसकी जगह के ऊपर मैं सेक्टर को छोड़कर जाऊंगा, यानी कि शर्त वही रहेगी। ये बात सुनने के बाद जाहू से कहता है तो फिर ठीक है मुझे ये शर्त मंजूर है, जल्दी से बाहर आ जाओ और हम लोग फाइट करेंगे, अभी यहाँ पर इसी वक्त फाइट करेंगे। जाहू के बाहर चले जाने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर लीजिए तुमने क्या कहा दिया, तुमने यहाँ पर मुझे बुरा फंसा दिया, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे फाइट कर सकता हूँ? मैं बस एक आउटर डिसाइपल हूँ और वो एक इनर डिसाइपल है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि तुम मास्टर मो के डिसाइपल हो, मास्टर मो के डिसाइपल होने के नाते तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत तो होनी चाहिए कि तुम सामने वाले ओपोनेंट को हरा सको। उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मास्टर मो का डिसाइपल तो हूँ, लेकिन मास्टर मो बिल्कुल एक बुद्धिस्ट की तरह है, यानी कि वो हमेशा शांति प्रिय रहते हैं, वो कभी भी मुझे फाइट करने का दर्श नहीं देते, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे अपनी टेक्निक्स के साथ कपड़े धोने और इस तरह की चीजें यानी बर्तन धोने, सफाई करना, इसी तरह के काम करवाते रहते हैं, कभी मुझे फाइटिंग की तरफ जाने ही नहीं देते। सिर्फ और सिर्फ मास्टर मो की वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को आगे नहीं बढ़ा पा रहा, इसी वजह से मुझे आउटर डिसाइपल्स में वहां पर कपड़े धोने और इस तरह की ड्यूटीज दी जाती है, यानी चोर का वर्क दिया जाता है। मान लीजिए उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फाइट स्टार्ट होने के बाद वहां पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके साथ तुम फाइट को बड़ी आसानी से जीत जाओगे। अच्छी तरह से पता है कि मैं फाइट को जितवा सकता हूँ जब तक मैं जहाँ पर तुम फाइट को नहीं हारोगे। तो हुरैन से कहता है क्या वाकई में? इसके साथ ही वो लोग बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर आने के बाद एक तरफ हुरैन होता है, दूसरी तरफ से जाहू होता है। जाहू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मौत से डर लग रहा है या फिर तुम्हें डर लगता है तो फिर तुम्हें अभी यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो टाइगर स्वर्ड है इसकी आंखें नहीं है और ये किसी वक्त भी तुम्हारी गर्दन काट सकती है। जबकि हमारा हुरैन उसे कहता है कि चलो जल्दी से आ जाओ, देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसको मारता है। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जहाँ पर हमारा लीजी जो होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही बैट भी लगाता है। इसी तरफ एक इनर डिसाइपल जिसका नाम जाहू होता है वो फाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है और उसके साथ इसकी फाइट होने वाली है वो हमारा ब्रदर हुरैन होने वाला है। तो हमारा लीजी जो होता है अपनी जगह के ऊपर हुरैन को वहाँ पर भेजता है। तो हुरैन काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि लीजी ने उससे कहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। और इसी के साथ ही हमारा लीजी साइड के ऊपर खड़ा होकर उसे कहता है कि हुरैन तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते रहोगे तो मुझे
लगता है कि यहाँ पर तुम बड़ी आसानी से अपने मैच को जीत जाओगे, तुम्हारा ओपोनेंट जो है यहाँ पर से डर कर भाग जाएगा। सुनने के बाद हुरैन उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे अब यहाँ पर किस तरह फाइट करनी है, मुझे तरीका बताओ कैसे फाइट करेंगे। हमारा लीजी उसे कहता है कि बस तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल फ्री होकर फाइट करनी होगी, यानी कि फ्री स्टाइल में फाइट करो, तुम्हें यहाँ पर किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टाइल में फाइट करो। तो ये बात सुनने के बाद हुरैन कहता है ये क्या बकवास है, मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ टेक्निक्स यहाँ पर टिप्स देने वाले हो, लेकिन तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मुझे ही फाइट करनी है। तो वहाँ पर हमारे लीजी की तरफ देख रहा होता है। इसी के साथ ही ब्रदर ज़ाओ जो होता है अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ आता है। वो अपनी तलवार घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हुरैन अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अपनी वाटर टेक्निक को यूज करते हुए सामने एक शील्ड बनाता है, लेकिन उसकी शील्ड बड़ी आसानी से स्कैटर हो जाती है क्योंकि सामने से ब्रदर ज़ाओ का अटैक जो था वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो कहता है कि इसका अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल था, अगर इस तरह के 2-4 और अटैक हुए तो फिर तो मैं तो मारा जाऊंगा। और उसके अटैक की वजह से हमारा हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। तो हुरैन पीछे गिरने के बाद कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं तो इसके एक मूव को भी यहाँ पर ब्लॉक नहीं कर पाया। इसी के साथ ही वो कहता है क्यों ना यहाँ पर मैं अटैक करने की कोशिश करूं। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहाँ पर जो लड़के खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं, तो यहाँ पर हुरैन की बात की जाए तो वो एक आउटर डिसेबल है। एक आउटर डिसेबल के पास इतनी कमाल की स्पिरिट है, यानी इसके पास जो वाटर स्पिरिट है इसकी मदद से ये बड़ी आसानी से अपने ओपोनेंट्स को हरा सकता है। दूसरा उसे कहता है कि इतनी कमाल की वाटर स्पिरिट होने का फायदा ही क्या, जब इन दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन का गैप बहुत ज्यादा बड़ा है, एक डिसेबल की कल्टीवेशन ज्यादा होती है। और इसी के साथ ही हुरैन जो था अपनी तलवार लेकर जब ज़ाओ के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो उसी वक्त ज़ाओ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से हुरैन पीछे की तरफ गिर जाता है। जब वो पीछे की तरफ गिर जाता है तो उसके गिरने के बाद वो सीधा लीजी के पास जाता है। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि तो काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम यहाँ पर बड़ी आसानी से मार खा रहे हो, तुम तो मेरा नाम खराब कर दोगे। हुरैन पीछे गिरने के बाद से कहता है कि पता लीजी, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर मुझे तरीका बताओगे इसको हराने का और तुम मेरे साथ हो, लेकिन यहाँ पर तुम मेरी कोई भी मदद नहीं कर पा रहे। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर वाटर आर्ट को मार्शल किया है, वाटर आर्ट की मार्शल आर्ट की टेक्निक काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन तुम जिस तरीके से इसको यहाँ पर यूज कर रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट को कैसे यूज करना है। और इसी के साथ ही उसके कार्ड में से कुछ बताता और कहता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसे करना है। और उसकी बातें सुनने के बाद हमारा हुरैन कहता है अच्छा क्या वाकई में ये काम करेगा। जबकि दूसरी तरफ वहाँ पर ब्रदर ज़ाओ कहता है कि देखो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लूजर दूसरे लूजर को एडवाइस कर रहा है, लगता है कि एक लूजर दूसरे लूजर को यहाँ पर सिखा सकता है, ये तो एक बहुत बड़ा मजाक है। साथ ही उनसे कहता है कि यार तुम दोनों यहाँ पर कितनी देर तक फ्लर्ट करते रहोगे, तुम दोनों यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है तो लड़कियां आपस में फ्लर्ट कर रही हैं, तुम्हारे ग्रैंडपा ज़ाओ के पास ज्यादा पेशेंस नहीं है, मेरे पास ज्यादा सब्र नहीं है, इसी वजह से मैं अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। जबकि वहाँ लीजी से कहता है कि मेरी बातों को याद रखना और जैसा मैंने कहा बिल्कुल वैसे ही करना। तो वो कहता है ठीक है। और इसी के साथ ही हुरैन जो होता है वो आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब जबकि मैं यहाँ पर आ गया तो तुम डायरेक्टली हारने वाले हो। तो ज़ाओ उसे कहता है कि अच्छा ठीक है चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। तो हुरैन भी अपनी तलवार के ऊपर अपनी वाटर स्पिरिट को एक्टिवेट करता है और साथ ही अपने वाटर को वहां पर स्कैटर कर देता है। उसका वाटर उड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। जब वो वाटर उसके इर्द गिर्द उड़ रहा होता है तो इसी के साथ ही वो कहता है ये क्या, मुझे तो लगा था कि उस बच्चे ने तुम्हें यहाँ पर कोई स्पेशल टिप दी होगी, लेकिन उसने तुम्हें जो टिप दिया वो टिप तो किसी भी काम की नहीं है। तुमने अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को यहाँ पर अपनी एनर्जी के साथ अपने वाटर टेक्निक के साथ कवर नहीं किया, यानी कि तुम उसे शील्ड के तौर पर यूज नहीं कर पाओगे और तुमने इसे हवा में स्कैटर कर दिया है। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर किसी ने गलत सिखा दिया है। जबकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो अगर तुमने अपनी वाटर शील्ड को यूज नहीं किया तो फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। जबकि उसी वक्त उसे याद आता है कि लीजी ने उसके कान में क्या कहा था। लीजी ने उसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर फील फ्री फाइट का मतलब ये था, तुम्हें यहाँ पर वाटर आर्ट को इस तरह यूज करना है जिस तरह तुम इसे डेली रूटीन में यूज करते हो। तो हुरैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डेली रूटीन में अपनी वाटर आर्ट को कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, वाटर आर्ट के साथ मैं कपड़ों को बड़ी आसानी से वॉश कर सकता हूँ। तुम्हारा लीजी उसे कहता है तो बस यही तरीका तुम्हें यहाँ पर भी यूज करना है। तुम वाटर आर्ट की मदद से कपड़ों को धोते हो, इसी तरह तुम्हें यहाँ पर ब्रदर ज़ाओ को हराना होगा। बस यही समझो कि इसके अंदर बंदा नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ कपड़े हैं, तुम्हें उसके कपड़ों को यहाँ पर धोना है और कपड़ों के साथ वो बंदा खुद भी धुल जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या तुम्हें लगता है तरीका काम करेगा? तो वो कहता है हाँ ये काम करेगा। मान लीजिए उसे कहता है कि जो तुम्हारी फर्स्ट एड टेक्निक है जिसको तुमने बहुत बार प्रैक्टिस किया और किसी ऐसी टेक्निक को यूज मत करो जिसे तुम सिर्फ और सिर्फ कभी कभी इस्तेमाल करते हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम इसी टेक्निक को, कपड़े धोने वाली टेक्निक को यूज करते हुए जीत सकते हो। और इसी के साथ ही दिखाते हैं कि हमारा हुरैन जो होता है अपने वाटर ड्रॉप्स को अपने ब्रदर ज़ाओ की बॉडी की तरफ भेज देता है और जाकर उसके कपड़ों के अंदर चले जाते हैं। जब वो कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसी के साथ ही ब्रदर ज़ाओ जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि चलो जल्दी से आप मेरे सामने सर झुका दो और माफी की भीख मांगो क्योंकि अब यहाँ पर तुम मेरे हाथ से मरने वाले हो। ब्रदर ज़ाओ उसके बिल्कुल करीब पहुंचा अपने ब्लेड को घुमाकर उसकी गर्दन काटने वाला होता है कि उसी वक्त हमारा हुरैन कहता है कि मुझे यहाँ पर इसको ट्राई करके देखना चाहिए, मुझे लगता है कि ये काम करेगा। और इसी के साथ ही वो अपने वाटर ड्रॉप्स को उसकी बॉडी के अंदर भेज देता है। जब वाटर ड्रॉप्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो आसपास की ह्यूमिडिटी को महसूस कर सकता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे उसकी बॉडी मूवमेंट्स महसूस हो रही है क्योंकि ये वाटर जो मैंने भेजा था उसकी बॉडी के करीब चला गया जिसकी वजह से मुझे उसकी मूवमेंट्स महसूस हो रही है। वो जल्दी से जंप करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। देखने के बाद ज़ाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही हमारा हुरैन जो था अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता
जाता है, जिसको वो भी बड़ी आसानी से अटैक को अवॉइड कर लेता है। इसके साथ ही हमारा हुरैन कहता है कि अब मुझे यहाँ पर सारे के सारे पानी को अपनी स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करना होगा और स्वॉर्ड की टिप के ऊपर इकट्ठा करने के बाद इसी के साथ ही मैं यहाँ पर धोने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकता हूँ और अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। जब वो स्ट्राइक लगाता है तो ज़ाओ की बॉडी के अंदर पहले से वहाँ पर पानी था और अब उसके टिप के ऊपर पानी होने की वजह से वो वहाँ पर ऊपर से गोल चक्कर की तरह घूमना शुरू कर देता है। ज़ाओ उसे बिल्कुल कपड़े की तरह वहाँ पर घुमाता है, फिर साथ ही पानी की मदद से अपनी तलवार को बेंड करता है। अपनी तलवार को बेंड करने के साथ जब ज़ाओ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था, वो तलवार को बेंड करके उसको छोड़ता है तो वो सीधी जाकर उसके मुंह के ऊपर लगती है। जब उसकी तलवार उसके मुंह पर लगती है तो उसी के साथ ही ज़ाओ पीछे जाकर गिरता है, उसके हाथ से उसका ब्लेड भी छूट जाता है और उस बेचारे के मुंह से खून निकल आता है। वो ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ब्रदर हुरैन कहता है कि मैंने यहाँ पर क्लीनिंग कंप्लीट कर दी, इसकी बॉडी के अंदर से जितनी भी मैल थी वो सारी मैंने निकाल दिया। तो उसके साथ ही भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ज़ाओ क्या तुम ठीक हो? साथ ही आकर उसको उठा लेते हैं और कहते हैं कि ब्रदर ज़ाओ यहाँ पर एक आउटर डिसिपल से हार गए। दूसरा लड़का उसे कहता है हाँ ये तो हार गया, लेकिन जरा इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा चमक रहे हैं, जैसे कि अभी अभी धुले हैं। तो वो लड़के जाते हुए यहाँ पर हुरैन को धमकी देकर जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता। बस तुम इंतजार करो, बहुत ही जल्दी हमारे सीनियर ब्रदर्स यहाँ पर आएंगे और तुमसे बदला लेंगे। उनके वहां चले जाने के बाद हुरैन बहुत ज्यादा खुश होता है और वो लीजी से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर फाइट को जीत सका हूँ, तुम्हारी टिप्स की वजह से। और जैसे वो पीछे की तरफ घूमता है तो हमारे लीजी ने वहाँ पर बहुत सारी बुक्स उठा रखी होती हैं। वो बहुत सारी बुक्स के लाइब्रेरी से उठाकर लाया होता है, वहाँ पर स्टार लगाकर खड़ा होता है और कहता है हाँ हाँ ठीक है तुम जीत गए, आप जल्दी से मेरी मदद करो, ये स्क्रिप्चर्स में अंदर से उठाकर लाया हो, इन सभी को उठाकर मेरे रूम तक ले चलो। कहता है लेकिन तुम इतनी सारी बुक्स कहाँ पर से लेकर आओ, वैसे भी यहाँ पर एल्डर्स ने हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक उठाने की इजाजत दी थी, तुम इतनी सारी क्यों उठा लाए हो? लीजी उसे कहता है कि तुम मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करोगे, मैं जितनी की बुक्स लेकर आया हूँ ये सारे का सारा एक ही स्क्रिप्चर है, यानी कि इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बनने वाली है, तो तुम्हें यहाँ पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो हुरैन उसे कहता है लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास तो अलग अलग मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स और सारी अलग अलग हैं। मान लीजिए उसे कहता है कि मैं ये सारी की सारी कॉमन टेक्निक्स अपने लिए रखने वाला हूँ, ये सारी कॉमन टेक्निक्स का सेट मुझे अपने लिए चाहिए दूंगा। तो उसे कहता है अच्छा ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ना ही मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ आर्ग्यू कर सकता हूँ, यानी बहस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ, आज की फाइट के बाद मुझे जाकर रेस्ट करनी होगी, तो मैं जा रहा हूँ। तो मान लीजिए उसे कहता है हाँ ठीक है, जल्दी से तुम वापस चले जाओ, जाकर रेस्ट करो, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। रात इन सभी बुक्स के साथ मैं मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने वाला हूँ। तो इसी के साथ ही जो हुरैन होता है वो वहाँ पर रूम से बाहर निकल जाता है, चला जाता है। जबकि उसके चले जाने के बाद वहाँ लीजी कहता है तो अब वक्त आ चुका है यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करने का, ये सारी बुक्स मेरे काम आएंगे। और साथ ही वो एक कागज उठाता है, मोमबत्ती के साथ उसको जलाता है, फिर साथ ही इन बुक्स के ऊपर फेंक देता है और सारी की सारी बुक्स को आग लगा देता है। तो वहाँ लीजी कहता है कि जैसे मैंने पहले कहा था ये सारी की सारी एक सिंगल स्क्रिप्चर है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 15 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मान लीजिए लाइब्रेरी के अंदर से जितनी बुक्स लेकर आता है वो सारी की सारी बुक्स को अपने हाल में रखता है, वहां पर उनको आग लगा देता है और कहता है कि जैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक है, यानी एक ही मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है जो कि इन सभी टेक्निक बुक्स के ऊपर लिखी हुई है। इसी के साथ ही उन बुक्स को दिखाते हैं कि वो बुक्स जल रही होती है, तो वहाँ पर लिखा होता है फिजिक्स स्क्रिप्चर, यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है कि ये एक ही बुक है। तो यहाँ पर इन सारी बुक्स को जलाने का मकसद यही था कि इन सभी बुक्स को एक साथ अगर जलाया जाएगा तो इन सभी के जलने के बाद यहाँ पर एक और नई बुक निकलेगी और उस बुक के साथ उन्हें एक टेक्निक मिलेगी, एक टेक्निक जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल टेक्निक होने वाली है। तो मान लीजिए कहता है कि पास्ट में जब इस सेक्टर को बनाया गया था उस वक्त इस स्पेशल टेक्निक की सिक्योरिटी का जिम्मा मुझे दिया गया था ताकि मैं इसको सेफ रख सकूं। आज यहाँ पर इतने सालों के बाद इसे मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। एम्परर मिंगरेन जो कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था उसने पास में एक बहुत ही स्पेशल बॉडी को मास्टर किया था, एक स्पेशल बॉडी जिसका नाम था सोलर इमॉर्टल फिजिक था। उसने स्पेशल फिजिक को मास्टर किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इन्हीं बुक्स को पढ़ते हुए। और इसी तरह मैं भी यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक को मास्टर करने वाला हूँ, लेकिन ये वाली फिजिक जो है ये सोलर फिजिक से ज्यादा स्पेशल होने वाली है। और इसी के साथ ही वहाँ पर से काफी सारी लाइट निकलती है। जब वहाँ पर बुक्स के जलने के बाद लाइट निकलती है तो सारी लाइट उसकी बॉडी को आकर कवर कर लेती है और हमारी लीजी की बॉडी जो होती है उस लाइट के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। लीजी कहता है कि फिलहाल के लिए मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे कौन सी फिजिक मिलने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी फिजिक मिलेगी वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है, सोलर टेक्निक से तो ज्यादा स्पेशल होगी। तो हमारा लीजी जो होता है जब दोबारा अपनी आंखें खोलता है तो वो एक सी के अंदर होता है, एक सी जो कि ब्लड से बना होता है और वहां पर एक हार्ट होता है, वो हार्ट के ऊपर खड़ा होता है। तो हमारा लीजी कहता है कि ये क्या, ये तो एक हार्ट है जो कि पंप कर रहा है और यहाँ पर एक समुद्र है और साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक टाइड आती है, एक बड़ा सा सुनामी आता है जिसके साथ एक बड़ी सी लहर उठती है और उस बड़ी सी लहर के साथ वो ब्लड जो होता है वो सीधा आकर उस हार्ट के ऊपर गिरता है, जिसके साथ हमारा लीजी उस ब्लड के नीचे आ जाता है और उसके पूरे
पूरे की पूरी बॉडी वहाँ पर ब्लड के साथ गीली हो जाती है। तो लीजी वहीं पर नीचे बैठ जाता है और खांस रहा होता है, कहता है कि अगर मुझे पता होता कि यहाँ पर ब्लड है तो मैं छतरी लेकर आता। हालांकि ये बड़ी सी वेव जो है ये यहाँ पर मेरे पर और हार्ट के ऊपर पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे हार्ट के ऊपर पड़ रही है, यानी कि मुझे हार्ट में बहुत सा दर्द महसूस हो रहा है। लीजी इसी के साथ उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो देखते हैं कि ये कितना ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो वक्त ही बताएगा, चलो देख लेते हैं। तो लीजी फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पर पानी बहुत ज्यादा शांत होता है। वो कहता है कि ये क्या, ये पानी तो बहुत ज्यादा शांत है। और इसी के साथ ही वो वहाँ पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ एक ही बार यहाँ पर टाइड आनी थी। फिर साथ ही ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि ये क्या हो रहा है। साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर से बड़ी बड़ी लहरें आ रही होती हैं, और इस बार जो लहरें होती है वो बहुत ज्यादा ऊंची होती है, इतनी ज्यादा ऊंची होती है कि मैं लीजी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा ऊंची है, एक माउंटेन की तरह बहुत ज्यादा ऊंची। अगर मैं इसके नीचे दब गया तो फिर तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर सभी को फेस कर लिया तो फिर मैं इसे कंप्रीहेंड कर सकता हूँ और मुझे यहाँ पर एक स्पेशल फिजिक मिल जाएगी। और वो सारी की सारी पानी की वेव जो होती है, यानी खून की वेव जो होती है, उसकी बॉडी के ऊपर आकर गिरती है। सिनेमा में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह हुरैन को दिखाते हैं कि हुरैन जो होता है वो भागता हुआ लीजी के रूम की तरफ जा रहा था। जब वो जा रहा था वहीं पर साइड के ऊपर एक दीवार के ऊपर दिखाते हैं कि लड़का खड़ा होता है। वो लड़का अपने नाइफ्स को उसकी तरफ फेंकता है तो वो नाइफ उसके पाँव में आकर लगते हैं, जिसके साथ ही हुरैन जल्दी जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है कौन है वहाँ पर, किसने इतनी हिम्मत की मेरे पर अटैक करने की। वहाँ पर दीवार के ऊपर एक लड़का खड़ा होता है। वो उसे कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर प्राइम डिसाइपल का पर्सनल डॉग है, मेरे पर भौंकने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रदर हुरैन उसे देखते पहचान जाता है और कहता है कि ब्रदर लियू जान, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो लियू जान उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ पर जा रहे हो, यहाँ पर मेरे साथ आओ और आकर मुझसे बात करो, मुझे लगता है कि हम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर लियू जान, इस वक्त मुझे बहुत ही जरूरी काम है, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम से जाना है, इसी वजह से तुम यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट नहीं करोगे, प्लीज मेरे लिए मुश्किल क्रिएट मत करो, मुझे एक जरूरी काम करना है। तो इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि वो उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कौन सा जरूरी काम है। वो कहता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने ब्रदर जाओ को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट किया था और आज यहाँ पर मैं इस बात का बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि तुमने उसे नुकसान पहुंचाया था, तुमने उसे बुरी तरह जख्मी किया था, इसी वजह से बदला तुमसे लिया जाएगा। ठीक है, साथ ही वहाँ पर एक और डिसाइपल आ जाता है जो कि हुरैन का फेलो डिसाइपल होता है, उसका क्लासमेट होता है। और वो वहाँ पर आने के बाद कहता है ब्रदर लियू, क्या तुम यहाँ पर हुरैन को जाने दोगे, क्योंकि इसने कहा ना कि इसे एक जरूरी काम करने के लिए जाना है, तो फिर इसे यहाँ से जाने दो ताकि जाकर अपना जरूरी काम कर ले, इसे जाने दो। इस लड़के का नाम फैंग मिंग होता है और ये भी एक आउटर डिसाइपल है। तो हमारा हुरैन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ब्रदर फैंग, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। सीनियर ब्रदर फैंग मिंग जो होता है वो लियू से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर कोई फाइट करनी है तो फिर मेरे साथ आकर फाइट कर लो, पर इसे यहाँ से जाने दो। इसी के साथ ही लियू वहाँ पर जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है कि फैंग मिंग टैंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा स्पेशल हो कि तुम यहाँ पर इसे मुझसे बचा सकते हो, यहाँ पर तुम मुझे रोक सकते हो। इसी के साथ ही वो अपने नाइफ के ऊपर एनर्जी को रिलीज करते हो, अपने नाइफ को आगे बढ़ाता है और जाकर फैंग के गले के ऊपर रख लेता है और उसे कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, एक कचरा जो कि बाकी कचरों से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं एक इनर डिसाइपल हूं और इनर डिसाइपल की स्ट्रेंथ जो होती है वो आउटर डिसाइपल्स के मुकाबले बहुत ज्यादा होती है। हमारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की, जबकि वो अभी भी से कह रहा होता है लियू यहाँ प्लीज यहाँ पर अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, मुझे यहाँ पर फाइट करने पर मजबूर मत करो। इसी के साथ ही लीजी वहाँ पर पहुंच जाता है। लीजी वहाँ पर आने के बाद कहता है कि देखो तो जनाब, मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए दूर क्या गया, यानी कि थोड़ी देर के लिए अपने रूम में क्या था, यहाँ पर तो कुछ चंपू ने आकर फाइट करना शुरू कर दी है। लीजी कहता है कि पास में हमारे क्लींजिंग सेक्टर में कोई भी आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल नहीं हुआ करता था, सारे के सारे डिसाइपल्स हुआ करते थे और यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिविजन्स नहीं थी। और आज देखो जरा यहाँ पर ये लड़का क्या बकवास किया जा रहा है, ये कह रहा है कि आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल आपस में एक जैसे नहीं होते, यानी कि कल्टीवेशन में फर्क होता है। इसी वजह से तुम्हारा क्लींजिंग सेक्टर इतनी बुरी तरह से गिर चुका है कि इसे दोबारा राइज करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो लियू उसकी तरफ देखकर कहता है क्या तुम ही वो लड़के हो जिसका नाम लीजी है, क्या तुम प्राइम डिसाइपल हो। तुम्हारा लीजी से कहता है हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ, चलो जल्दी से मेरे सामने अपना सर झुकाओ और अपने प्राइम डिसाइपल को यहाँ पर रिस्पेक्ट दो। तुम्हारी लीजी की पूरी बॉडी वहाँ पर खून के साथ कवर होती है। ये देखने के बाद हुरैन कहता है कि ब्रदर तुम्हें क्या हुआ। ब्रदर फैंग से कहता है कि वाकई में यही हमारा प्राइम डिसाइपल है। प्राइम डिसाइपल का सुनने के बाद जल्दी से उसके सामने अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि आउटर डिसाइपल फैंग मिंग यहाँ पर आपको ग्रीट करता है। प्राइम डिसाइपल सर, आज के बाद से मैं आपको सीनियर ब्रदर कहूंगा। जबकि हुरैन उसे कहता है कि ब्रदर तुमने बताया नहीं, जल्दी से बताओ कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतना ब्लड कहाँ से लगा है। जबकि लियू से कहता है कि लियू यहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में इतना ज्यादा प्राउडली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो जिसके पास कल्टीवेशन भी नहीं है और तुम यहाँ पर मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बात कर रहे हो। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहोगे? क्योंकि अगर हम दोनों की यहाँ पर फाइट होती है तो मैं इस बात को बिल्कुल वाजे करूंगा कि हम दोनों के दरमियान में फाइट के बाद तुम्हें इस बात का अच्छा सबक मिल जाए और तुम्हें पता चल जाए कि आज तुम्हारी जगह क्या है, तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हमारा लीजी कहता है कि हुरैन क्या तुम मेरे कपड़ों को साफ कर सकते हो, प्लीज मेरे कपड़ों को धो दो। तो वो कहता है हाँ ठीक है और वो अपनी वाटर आर्ट को यूज करते हुए उसके कपड़ों को साफ कर देता है। जबकि लीजू चलाकर उसे कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को सुन भी नहीं, तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो। तो हमारा लीजी उसे कहता है कि देखो मेरे कपड़े बिल्कुल साफ हो गए और साथ ही उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है यहाँ पर फाइट कर लेते हैं। जबकि दूसरी तरफ से
लियो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की आंख, हाँ मुझे तुमसे फाइट करनी है अभी और इसी वक्त इसी जगह के ऊपर फाइट करनी है। साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेता है। उसकी बैटल बॉडी में वो एक स्नेक बन जाता है, वो एक हाफ स्नेक बन जाता है, उसके पंख भी होते हैं। ब्रदर लियो से कहता है कि ये मत सोचना कि तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं है तो फिर मैं यहाँ पर अपने वेपन्स को यूज नहीं करूंगा, यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को यूज नहीं करूंगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट करता है और कहता है मैंने यहाँ पर इसलिए अपनी बैटल बॉडी को एक्टिवेट किया है ताकि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही झटके में तुम्हें क्रश कर सकूं, तुम्हें बता सकूं कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनने के लायक नहीं हो। ब्रदर फैंग उसकी बैटल बॉडी को देखता है और कहता है कि ये तो गोल्डन स्केल विंग सर्पेंट है। हुरैन कहता है कि ये लड़का तो फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि इन लोगों की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको जान से नहीं मार सकता क्योंकि ये एक फेलो डिसाइपल है, लेकिन मेरी स्टिक इसको जरूर मारने की कोशिश करेगी क्योंकि इसे भी यहाँ पर एक स्नेक डीमन ही बनना था। और इसी के साथ ही वो अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, अपने पंखों के साथ उड़ता हुआ आगे बढ़ता है ताकि लीजी के ऊपर अटैक कर सके। जबकि हमारा लीजी जो होता है अपने बाएं हाथ में पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसमें ज्यादा दम है, और अपने पंच को यानी बेयर हैंड को यूज करते हुए उसको पंच मारता है। जब वो उसे पंच मारता है तो दोस्त की तलवार और दूसरी तरफ से हमारे लीजी का मुक्का दोनों टकराते हैं। तो इसी के साथ ही हमारे लियो की तलवार जो होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है, उसकी तलवार टूट जाती है और इस बात से लियो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हुरैन कहता है कि ये क्या, इसने लास्ट में यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को लेकर गया था, बुक्स को लेकर गया था, लेकिन इसने कौन सी टेक्निक को मास्टर किया होगा। जबकि यहाँ पर फैंग कहता है कि हमारे प्राइम डिसाइपल सर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने पंच के साथ ही लियो की इम्ब्यूड की हुई तलवार को जो कि उसने की के साथ इम्ब्यूड की हुई थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्रदर लियो जो होता है अपनी बैटल बॉडी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा जो लीजी होता है वो भी अपने पंच में पावर को रिलीज करते हुए उसके नाइफ के ऊपर अपना पंच मारता है तो उसका नाइफ या तलवार जो भी है ये टूट जाती है। इसी के साथ ही वो पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि यहाँ पर ये काफी ज्यादा अजीब है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। सभी लोगों ने मुझे ये कहा था कि इसके पास कॉमन फिजिक है, ठीक है, मोर्टल फिजिक है और इसके पास मोर्टल व्हील है और मोर्टल फेट है, लेकिन इसके पास तो यहाँ मोर्टल बॉडी बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि इसे देखकर लगता है कि इसके पास जो बॉडी है वो मुझे दिखाई दे रहा है ये हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी है, यानी हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल बॉडी एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है। अगर इसने इसको फुली मास्टर कर लिया हुआ तो फिर तो मेरे इसके सामने टिकने के चांसेस नहीं है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में अंदर का दिखाया जाता है जहां पर सेकंड एल्डर बैठे होते हैं। सेकंड एल्डर के पास उनका एक स्पेशल डिसाइपल होता है जो कि प्राइम डिसाइपल बनने के लिए कैंडिडेट था, उसका नाम जियान जीन होता है। तो वो उसे कहते हैं कि जियान जीन मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कहां पर पहुंची। तो वो उनसे कहता है कि मास्टर मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया है। लीजिए एक जूनियर डिसाइपल हुरैन को अपने साथ लेकर हमारी लाइब्रेरी में गया था, नेशनल ट्रेजर लाइब्रेरी में गया था, जहां पर से वो अपने लिए काफी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था। तकरीबन 108 मार्शल आर्ट्स की बुक्स लेकर आया था, लेकिन वो सारी की सारी कॉमन मार्शल आर्ट्स की बुक्स थी। तो सेकंड एल्डर से कहते हैं क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, क्या है वो इतनी सारी मार्शल आर्ट्स की बुक्स का कराएगा, क्या इतनी सारी बुक्स का उससे क्या फायदा होगा। तो वो कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसने जो बुक्स ली थी उन बुक्स के अंदर एक बुक थी जिसका नाम रिवॉल्विंग मून लॉ है। बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर से कहते हैं ये तो काफी ज्यादा हैरान करने वाली बात है। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं है, उसके साथ एक और बुक थी जिसको कुन पेंग्स माइनर 6 फॉर्म कहते हैं। तो वो उस बुक को भी अपने साथ लेकर आया था और मास्टर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। फिर साथ ही वो अपने कप को नीचे रखते हैं और कहते हैं रिवॉल्विंग मून लॉ ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक ऐसी पावरफुल टेक्निक जिसको यूज करने के बाद इसका यूजर जो होता है वो अपनी पावर को और अपनी एबिलिटीज को बढ़ा सकता है। कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए या कुछ घंटों के लिए वो अपनी पावर्स को बढ़ा सकता है, लेकिन उसके बाद वो वहां पर बिल्कुल एक सूखे हुए तिनके की तरह गिर जाएगा क्योंकि ये टेक्निक फॉरबिडन टेक्निक है। लगता है कि ये लड़का हमारे सामने जो एरोगेंटली बात कर रहा था इसके पास सिर्फ और सिर्फ एरोगेंस के अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ता है। तो जियान जिन उसे कहता है कि मास्टर आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उस लड़के के पास ज्यादा कुछ भी नहीं है। इस बात का एक और भी डर है और वो डर ये है कि वो अपने साथ कुन पेंग्स -6 फॉर्म लेकर गया है जो कि एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। लेकिन अगर आप उस एंट्री लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पढ़ना स्टार्ट करते हो और इसको जो 6 वेरिएंट तक अगर आप मास्टर कर लेते हो, उसको पढ़कर आप उसको समझकर 6 लेवल तक उस वेरिएंट तक मास्टर कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक बन सकती है क्योंकि वो एक एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं तुमसे ये कह रहा था कि वो लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट है। उस लड़के को क्या लगता है कि वो रिवॉल्विंग अराउंड द मून और साथ में ये वाली कुन पेंग की टेक्निक दोनों को मिलाकर बहुत ही पावरफुल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक मास्टर कर सकता है, क्योंकि कुन पेंग की टेक्निक जो है ये एम्परर ग्रेड की टेक्निक है। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारे सेक्टर में किसी भी डिसाइपल ने अभी तक कुन पेंग की इस टेक्निक को मास्टर नहीं किया क्योंकि इसको मास्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से किसी ने इस टेक्निक को मास्टर भी नहीं किया और ना ही कभी इस टेक्निक को दोबारा किसी ने देखा भी है। इस सेक्टर में तुम्हें कोई भी ऐसा यूजर नहीं दिखाई देगा जिसके पास कुन पेंग की ये वाली 6
फिजिक्स वेरिएंट की टेक्निक हो। इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर हमेशा से प्राइम डिसाइपल तुम्हें बनाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जगह के ऊपर वो लड़का आकर बैठ गया। तो इसी के साथ ही जान जिन उनसे कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि एक ना एक दिन मैं प्राइम डिसाइपल बनकर दिखाऊंगा। इसके साथ ही सेकंड एल्डर से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या लिू शान को तुमने वहां पर भेजा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कोई वहां पर फाइट कर रहा है। तो वो कहता हाँ मैंने उसे वहां पर भेजा था ताकि वो जाकर उसे फाइट करे और देखे कि उस लड़के के पास क्या क्या है। सेकंड एल्डर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो लड़का यानी लिू शान जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मार न डाले। मैं चाहता हूँ कि उस लड़के को बस हराना है, उस लड़के को बुरी तरह से हराना, और उसके बाद तुम वहां पर जाना और जाकर लीजी के साथ सिंपैथी जताना और उसे कहना लिू शान से यहाँ पर एक गलती हो गई और दोनों के दरमियान में वहां पर एक समझौता करवाकर उन दोनों का राजीनामा करवा देना। तो वो कहता है ठीक है मास्टर बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में फिर से फाइटिंग का दिखाया जाता है जहां पर हमारा लीजी जो था वो अपनी बॉडी के अंदर से हेल्थ सप्रेसिंग पावर को रिलीज कर रहा था, और दूसरी तरफ से लिू शान उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर किसी क्रुकेट टैक मेथड को यूज किया, यानी किसी चीटिंग मेथड को यूज करते हुए यहाँ पर इस टेक्निक को मास्टर कर लिया है, लेकिन ये टेक्निक रियल नहीं है। लीजी उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरी ये टेक्निक बिल्कुल भी रियल नहीं है, और साथ ही वो अपनी टेक्निक की तरफ भी देख रहा था, उसका हाथ वाकई में वहां पर चमक रहा होता है। हुरैन को इस बारे में नहीं पता होता। हुरैन कहता है कि ब्रदर फैंग क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है कि उसके बाजू के साथ क्या हुआ? तो ब्रदर फैंग उसे कहता है कि इसको हेल्थ सप्रेसिंग इमोर्टल फिजिक कहते हैं। ये बाकी के सभी इमोर्टल फिजिक्स में से काफी स्पेशल इमोर्टल फिजिक्स है। बॉडी में होता क्या है कि आसपास की जितनी भी क्योटिक और हिमल एनर्जी होती है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर होती रहती है। जब वो अपनी बॉडी के अंदर एंटर होती है तो आपकी बॉडी को वो टेम्पर कर सकती है। स्पेशल फिजिक की एक स्पेशल एबिलिटी ये है कि जब भी आप यहाँ पर रेस्ट की हालत में खड़े हैं या फिर आप कुछ काम कर रहे हैं या फिर आप बिल्कुल आराम से सो रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी एंटर होती रहेगी और ये एनर्जी अपने आप आपको कल्टीवेशन देती रहेगी। अगर आप कल्टीवेट ना भी करें तब भी आपकी बॉडी कल्टीवेट करती रहेगी। ये इसकी स्पेशलिटी होती है। तो मान लीजिए कहता है कि मैंने इस टेक्निक को अभी मास्टर किया है, जिसकी वजह से मुझे अभी इसको ठीक से यूज करना नहीं आ रहा। फिलहाल के लिए मैं इसको सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव तौर पर यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑफेंसिव तौर पर इसे यूज करने में भी काफी ज्यादा देरी लगेगी। लगता नहीं है कि मैं फिलहाल के लिए इसे यूज कर पाऊंगा। दूसरी तरफ से लिू शान उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास मॉर्टल फिजिक है या इमॉर्टल फिजिक है, कि आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक सबक सिखा कर रहूंगा। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा कि एक प्राइम डिसाइपल होना क्या होता है और एक काम डिसाइपल होना क्या होता है। इसी के साथ ही वो फिर से अपने पास से ब्लेड निकालता है और इस बार वो ब्लेड के ऊपर काफी ज्यादा एनर्जी को इम्ब्यूट करता है और इस बार उसकी एनर्जी जो होती है वो ब्लेड के अंदर से काफी लंबी निकली होती है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पर दोबारा अटैक करने के लिए आने वाला हूँ। तो लिू शान जल्दी से जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और हवा में जाने के बाद वो कहता है कि यहाँ चाहे यहाँ पर किसी भी स्पेशल फिजिक के साथ हो, यानी कि इसके पास चाहे स्पेशल मॉडल बॉडी क्यों ना हो, मेरे पास यहाँ पर पंख है, मैं उड़ सकता हूँ और मेरे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है और साथ ही मेरे पास जो स्पेशल बॉडी है यानी कि मेरे अपने जो स्केल है ये भी इतने ज्यादा हार्ड है कि उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी की तरह ये मुझे सपोर्ट करेंगे। वो वहाँ पर अपने बारे में सोच रहा था कि उसके पास क्या कुछ है। वो सामने देखता है तो मान लीजिए वहाँ पर नीचे नहीं होता क्योंकि मान लीजिए उसके सामने ऊपर होता है। तो वो कहता है कि तुम कहाँ पर देख रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे वहाँ पर ऊपर की तरफ देखता है तो मान लीजिए उसे आकर एक पंच मारता है, लेकिन पंच जो होता है वो मिस हो जाता है क्योंकि मान लीजिए अभी तक अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ, इसी वजह से वो पंच मिस हो जाता है और लिू जो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। लीजी कहता है कि मैंने यहाँ पर अटैक को मिस कर दिया है कि मुझे यहाँ पर और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो इसे और ज्यादा पंचेस मारने होंगे तब जाकर मेरा निशाना पकेगा। तो लिू शान को यहाँ पर जो ज्यादा बड़ा झटका लगता है वो ये होता है कि मान लीजी ऊपर उड़ कैसे रहा। वो उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही क्या तुम यहाँ पर उड़ कैसे रहे हो। तो मान लीजी की बॉडी के इर्द गिर्द दिखाते हैं कि वहाँ पर दो पंख होते हैं, उसके पास पंख होते हैं जो कि उसी की एनर्जी के साथ बने होते हैं, उसकी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी के अंदर से निकले होते हैं। उसे कहता है क्या तुम देख नहीं रहे कि मैं यहाँ पर उड़ सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि उड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है? हुरैन कहता है कि मेरे सीनियर ब्रदर के पास ये पंख कहाँ से आ गए? कल तक तो उसके पास कुछ भी नहीं था और आज यहाँ पर इसके पास पंख भी हैं। फैंग कहता है कि सीनियर डिसाइपल तो बाकी में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। फाइट फिर से कंटिन्यू होती है और लिू शू जो होता है उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो ठीक है कि तुम्हारे पास यहाँ पर पंख भी आ गए, लेकिन इसके बावजूद हम दोनों के दरमियान में कल्टीवेशन गैप काफी ज्यादा बड़ा है। और जब वो आगे बढ़ के उसे पंच मारने लगता है तो मान लीजिए उसके पंच को अवॉइड कर लेता है और साथ ही वो उसे पंच मारने लगता है, लेकिन उसका पंच जो होता है फिर से यहाँ पर मिस हो जाता है, वो ठीक से पंच नहीं मार पाता। इस बात से लिू जो फायदा उठाता है अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बाजू के ऊपर अटैक करता है। मान लीजिए बाजू को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन साथ ही उसके प्रेशर की वजह से पीछे की तरफ गिर जाता है। मान लीजिए के पीछे गिरने के बाद इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को वहाँ पर भाले में चेंज कर लेता है और कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा रेजिलिएंट हो और अभी तक यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं हो। लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे सामने और ज्यादा टिकने वाले हो, तो फिर देख लेते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक पाओगे। इसी के साथ ही वो अपने भाले को वहाँ पर ऊपर घुमाना शुरू करता है और कहता है कि लीजिए चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक टिक सकते हो। मान लीजिए उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे पास तो काफी सारी ट्रिक्स हैं, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे पर कितनी ज्यादा ट्रिक्स को यूज कर पाते हो। और इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ मान लीजिए की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो बड़ी तेजी के साथ नीचे की तरफ आगे बढ़ता है और उसके करीब पहुंचने के बाद अपने डंडे को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो मान लीजिए नीचे गिर जाता है, अपने बाजू को ऊपर करता है, अटैक को ब्लॉक करता है। तो ग्राउंड के ऊपर गिरने की वजह से मान लीजिए के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और इसी के साथ ही लिू शू वापस से ऊपर हवा में चला जाता है। तो मान लीजिए कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं? मुझे लगता है कि हेल्थ सप्रेसिंग इमॉर्टल फिजिक जो है इसको अच्छे से भी मास्टर नहीं किया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इससे मार खा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर फाइट में सीरियस हुआ
हुआ तो ये बेचारा डिसेबल मेरे हाथों से मारा जाएगा। और इसी के साथ ही ल्यूजू फिर से अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो डायरेक्ट उसके ऊपर आकर अपनी तलवार से अटैक करने वाला है, जबकि वो दोनों जूनियर ब्रदर्स जो होते हैं चिल्लाकर उसे कहते हैं कि ब्रदर लीजी अपना ध्यान रखो, वो आ रहा है। लीजी ने अपनी कमर के साथ अपना डंडा बांध रखा था, उसका डंडा हिलना शुरू हो जाता है। आपको पता है कि पिछली बार क्या हुआ था, उसका डंडा सांपू को देखने के बाद अपने आप ही उनकी बॉडी के अंदर घुस जाता है और सांपू को मार डालता है। तुम्हारा लीजी कहता है कि मैं इसको और ज्यादा रोक कर नहीं रख सकता, मुझे इसे रोक कर रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर इस डिसाइपल को मार डाले जो कि मेरा ही अपनी सेक्टर का फेलो डिसाइपल है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लीजी अपने डंडे को कंट्रोल कर पाएगा और अपने आप को कैसे यहाँ पर उसके अटैक से बचा पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 18 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ल्यूजू जो होता है अपने फाइनल अटैक के लिए नीचे की तरफ उतरता है, जहां पर हमारा हीरो लीजी पहले से गिर चुका होता है, लेकिन उसके पास उसकी जो छड़ी होती है वो क्योंकि सांपू को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सांपू को अपने आप ही मारने के लिए एक्टिवेट हो जाती है। इसी वजह से ल्यूजू एक हाफ डीमन होता है, जिसकी वजह से वो सरपेंट की बॉडी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, तो उसकी छड़ी वहां पर एक्टिवेट हो जाती है। वहां लीजी कहता है कि मुझे अपनी छड़ी को रोकना होगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वरना ये छड़ी इसको मार डालेगी और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने फेलो डिसाइपल को मार दूं। इसी के साथ ल्यूजान वहां पर नीचे उतरता है। जैसे ही वहां पर नीचे उतरता है अपनी तलवार लेकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ही लीजी अपनी छड़ी को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल करते हुए साइड के ऊपर से घुमाते हुए उसके सर के ऊपर दे मारता है। जब वो अपनी छड़ी के साथ उसके सर के ऊपर मारता है, इसी के साथ ही वहीं पर नीचे गिर जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक, छड़ी के एक ही अटैक के साथ वो ल्यूजान को वहां पर हरा देता है। उसको वहां पर हराने के बाद हमारा लीजी सोच रहा था शुक्र है कि मैंने यहाँ पर अपनी छड़ी की पावर्स को कंट्रोल कर लिया, वरना यह लड़का यहाँ पर मर चुका होता। फिर साथ ही उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ कि ये फाइट बहुत ज्यादा अनफेयर थी। साथ ही उसके साथी जो होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ब्रदर तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। टैंग भी उसे कहता है कि हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा ऑसम हो। तो उसी वक्त जियानजिन भी वहां पर पहुंच जाता है। जियानजिन ने ये आखिरी मूव यहाँ पर देखा होता है। वो कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, जितना मुझे इस लड़के के बारे में बताया था, इसके बारे में जो कुछ बताया गया था वो सब कुछ गलत था। सिर्फ और सिर्फ एक स्टिक के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर अलग है। यानी कि मैंने इसके बारे में सुना था कि इसके पास एक स्टिक है और इसके पास मोर्टल फिजिक है, लेकिन अब यहाँ पर इसके पास हेल्थ सप्रेसिंग फिजिक है। उसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसके पास पंख भी है, यानी कि ये उड़ सकता है। इसने फ्लाइंग मार्शल आर्ट्स टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। इस तरह की टेक्निक्स जो कि एम्परर लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स है, ये दोनों टेक्निक्स से कहाँ से मिली होंगी, हमारी लाइब्रेरी से ये दोनों टेक्निक्स तो नहीं मिल सकती। साथ ही वो कहता है लेकिन ये वहां से रिवॉल्विंग मून ला और साथ में कुनपेंग्स -6 फॉर्म लेकर आया था, क्या उनके साथ यहाँ पर ये वाली टेक्निक्स को क्रिएट कर सकता है, ये वाली टेक्निक्स को मास्टर कर सकता है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन टेक्निक्स के साथ इस जैसा एक छोटा बच्चा ये सब कुछ नहीं कर सकता। इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर ये सोचा है कि जो उन दोनों टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा, हाँ ये बात वाकई में सच है, ये उन्हीं टेक्निक्स को यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ पर यही देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जब इस लड़के ने यहाँ पर अपने पंखों को रिलीज किया तो उस वक्त इसकी बॉडी के अंदर से इमर्स की पावर निकली थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर चला देखने के लिए क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने जो भी यहाँ पर सोचा है ये वाकई में वही है, ये वाकई में कुनपेंग्स बैटल इंटेंट है। ये कुनपेंग बैटल इंटेंट को यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को हवा में उड़ा रहा था। तो जियानजिन उसे कहता है लेकिन मास्टर मैंने कभी इस टेक्निक के बारे में क्यों नहीं सुना। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं क्योंकि तुमने इस टेक्निक के बारे में इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम लोगों ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को भी इस टेक्निक के बारे में नहीं पता। इस टेक्निक को कुनपेंग 6 वेरिएंट कहते हैं। और इसी के साथ सेकंड एल्डर वहां पर लॉ एनफोर्समेंट सोल्जर से कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट के सोल्जर्स जल्दी से यहाँ पर आगे बढ़ो। मैं यहाँ पर सेकंड एल्डर होने के नाते तुम सभी को ऑर्डर देता हूँ कि जाकर इस लड़के लीजी को अरेस्ट कर लो। और वो सभी गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और हमारे लीजी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सभी लोग अब कहाँ से आ गए, ये सभी लोग उन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं, ये सभी लोग लगता है कि लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड से हैं। हुरैन कहता है कि सीनियर ब्रदर लीजी मुझे बताओ कि इस बार तुमने क्या गलत किया है, यहाँ पर इतने सारे लोग हमें पकड़ने के लिए क्यों आए हैं। तो फ्रैंक कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तो ल्यूजान ने ही यहाँ पर स्टार्ट किया था, फिर यहाँ पर हमें पकड़ने के लिए इतने ज्यादा गार्ड्स क्यों आए हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि ये तो वही बता सकता है जो इन सभी को यहाँ पर लेकर आया है। तो वो कहता है कि एल्डर बताएं कि अब यहाँ पर हम मेरे पर कौन सा इल्जाम लगाना चाहते हैं। तो इसी के साथ सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि प्राइम डिसाइपल लीजी, मुझे यहाँ पर इस बात का शक तो तुम्हारे पर पहले से था कि तुम यहाँ पर डीमन सेक्टर के साथ मिले हुए हो। मुझे आज ये बात यहाँ पर कंफर्म हो गया कि तुम उनके साथ मिले हुए हो, तुम डीमन सेक्टर के साथ मिलकर यहाँ पर हमारे पास मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहे हो, यहाँ पर हमारे सेक्टर के एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी किया है। जैसे अब यहाँ पर तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा और अपने लोगों से कहते हैं कि इसको गिरफ्तार कर लो। उसके बाद लीजी को वहां पर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसे गिरफ्तार करने के बाद उसे पैलेस में लाया जाता है जहाँ पर सुप्रीम एल्डर कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो वहां पर आने के बाद सेकंड एल्डर अभी भी उसके ऊपर एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि ये एक स्पाई है डीमन सेक्टर का। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि लड़के जब तुम यहाँ पर आए थे हमारे सेक्टर में एंटर हुए थे, उसके बाद से एक दिन भी यहाँ पर हमने शांति से नहीं गुजारा। जब से तुम हमारे सेक्टर में आए कोई ना कोई हंगामा होया रहता है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि सुप्रीम एल्डर मैं यहाँ पर आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको भी यहाँ पर सेकंड एल्डर की बातों के ऊपर भरोसा हो गया, आप यहाँ पर ये मानते हैं कि मैं डीमन सेक्टर का एक स्पाई हूँ। तो सुप्रीम एल्डर
उसे कहता है कि बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर इस वक्त अदालत में खड़े हो, जहाँ पर इस वक्त जो भी फैसला हम सुनाएंगे वो तुम्हें मानना पड़ेगा। और बाकी के सभी एल्डर्स भी वहीं पर खामोश हो जाते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि अब खामोश हो जाओ, जहाँ पर तुम्हारे इल्जाम बताए जाएंगे कि तुम्हारे पर क्या इल्जाम है। सेकंड एल्डर कहते हैं कि मेरे जितने फेलो एल्डर्स यहाँ पर बैठे हुए, मैं उन सभी से यही कहना चाहता हूँ कि ये लड़का डीमन सेक्टर की तरफ से एक स्पाई है, ये यहाँ पर स्पाई का काम करने के लिए आया है, ये एक जासूस है जो कि यहाँ पर से हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को चोरी कर रहा है। मुझे लगता है कि इस लड़के को इंटेरोगेट किया जाए, वो भी टॉर्चर के साथ, ताकि यहाँ पर अपनी सारे के सारे राज उगल दे, ये भी बता दे कि आयुष कहाँ से आया है और इसने यहाँ पर हमारी कौन कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को चोरी किया है। तो मान लीजिए उसे कहता है कि सेकंड एल्डर, आपके पास यहाँ पर इस बात को साबित करने के लिए कुछ प्रूफ भी है, क्या आपके पास कोई प्रूफ है, क्योंकि आपने मेरे पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है, मुझे यहाँ पर सबूत चाहिए होगा। तो सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि आज यहाँ पर फाइट के दौरान जब तुम एक लड़के ल्यूजान के साथ फाइट कर रहे थे, उस वक्त तुमने अपने पंखों को रिलीज किया था, वो हमारे सेक्टर की एक एम्परर ग्रेड की टेक्निक है जिसको कुनपेंग्स बैटल इंटेंट कहते हैं, कि हमारे सेक्टर की एक स्पेशल टेक्निक कुनपेंग 6 वेरिएंट से आती है। तुम्हारे पास वो टेक्निक कहां से आ गई, जबकि किसी भी डिसाइपल के पास ये वाली टेक्निक नहीं है और किसी भी डिसाइपल को ये वाली टेक्निक नहीं सिखाई गई। पिछली बार जब मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया था उस वक्त मैं इस इल्जाम को साबित नहीं कर पाया था, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मैं इसको साबित कर सकता हूं, क्योंकि डीमन सेक्टर के लोग हमेशा यहाँ पर हमारी सीक्रेट टेक्निक्स को लेना चाहते थे और अब जबकि उनके पास एक वजह भी है, क्योंकि तुमने यहाँ पर से हमारी एम्परर ग्रेड की टेक्निक को चोरी कर लिया है, तो इसका मतलब यही है कि तुम उन्हीं के एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने कैसे किया, हो सकता है कि डीमन किंग ने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी की सारी पावर्स को सप्रेस कर दिया हो और तुम्हें यहाँ पर भेज दिया हो, ताकि तुम यहाँ पर एक आम बिना कल्टीवेशन वाले बंदे बनकर आ जाओ और उसके बाद हमारे अंदर घुल मिलकर तुम यहाँ पर से टेक्निक्स चोरी करके उनके पास वापस ले जाओ, जिसके बाद वो लोग हमारे सेक्टर के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मैं यहाँ पर ये बात भी इसलिए कह रहा हूँ कि तुमने यहाँ पर हमारे पास सीक्रेट टेक्निक को चोरी किया, क्योंकि तुम यहाँ पर लाइब्रेरी में गए थे और वहाँ पर से बहुत सारी बुक्स लेकर आए थे, उन्हीं बुक्स के अंदर तुमने हमारी वेरिएंट वाली टेक्निक को भी चोरी किया था और उन्हीं बुक्स के अंदर वो टेक्निक थी। इसी वजह से जब तुमने वापस आने के बाद घर में आकर उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, तुमने बाकी की सारी बुक्स को वहीं पर जला दिया ताकि तुम सबूत मिटा सको, लेकिन हमें वहां पर एशेस मिली हैं और हमें ये भी पता है कि तुम वहां पर से बुक्स लेकर गए थे, तो हमें हमारे पास यहाँ पर इस बात का सबूत भी है। हमारा प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था, लेकिन तुम यहाँ पर एक गलती कर गए। वो गलती ये थी कि तुमने यहाँ पर फाइटिंग के दौरान अपनी बैटल इंटेंट को शो करवा दिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर पकड़े गए हो। अगर तुम वहाँ पर अपनी बैटल इंटेंट को शो नहीं करवाते तो तुम कभी भी यहाँ पर पकड़े नहीं जाते। तो मान लीजिए उसकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान होता है, फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, लगता है कि एल्डर कॉन्ग आपका दिमाग खराब हो गया, आपकी बातों में यहाँ पर कोई भी दम नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर आपकी बातों के ऊपर विश्वास करेगा? मुझे लगता है कि आप बस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गैस किए जा रहे हैं। ये बताएं कि आप यहाँ पर कुनपेंग 6 वेरिएंट की कंप्रीहेंशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने ये टेक्निक कहाँ से सीख ली? क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रात में इस टेक्निक को मास्टर किया जा सकता है? तो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी नॉर्मल फॉर्म से। आपके पास जो बुक्स पड़ी हुई है वो सारी की सारी नॉर्मल फॉर्म की, और आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म को सीखते सीखते यहाँ पर उसका 6 वेरिएंट को, जो कि एम्परर ग्रेड की टेक्निक है, उसको मास्टर कर लिया। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के साथ उसे कहते हैं कि तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा, तुम यहाँ पर अभी भी हमारे सामने अपने आप को जीनियस कह रहे हो। तो सुप्रीम एल्डर उसे कहते हैं कि इसने बिल्कुल ठीक कहा, वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर ये क्या बात हुई, आप यहाँ पर इसको छोड़ क्यों रहे हैं? तो वो उसे कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिसके साथ तुम इस लड़के को यहाँ पर ब्लेम दे सको कि ये कोई जासूस है, क्योंकि उस टेक्निक को मास्टर करना किसी भी आम लड़के के बस की बात नहीं है। ये एक जीनियस है जिसने यहाँ पर उस टेक्निक को असल में मास्टर किया है। लीशी को छोड़ने के बाद लियू से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर आपस में एक बैट लगा लेनी चाहिए, क्योंकि तुम यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा नाखुश हो कि मैं यहाँ पर एक जासूस साबित नहीं हो पाया, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आपस में एक शर्त लगा ले। तो वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शर्त क्यों लगाऊंगा? तो मान लीजिए उसे कहता है कि जरा सुन तो लो। तो सुप्रीम एल्डर कहते हैं, हाँ मैं यहाँ पर सुनना चाहूंगा कि तुम क्या शर्त लगाने वाले हो। तो मान लीजिए उनसे कहता है कि मैं पूरे 1 महीने के लिए अपने कुछ डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा और उन डिसाइपल्स में से 3 डिसाइपल्स ऐसे होंगे जिनको मैं फाइट करने के लिए आगे भेजूंगा। मेरे 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स में से होंगे, वो 3 डिसाइपल सेकंड एल्डर के एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे जो कि इनर सेक्टर से होंगे। अगर मैं यहाँ पर शर्त जीता हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं एक जीनियस हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर ये सब कुछ सीख पा रहा हूँ, सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मास्टर कर पा रहा हूँ, मैंने उन डिसाइपल्स को अच्छे से सिखाया है। अगर यहाँ पर मैं शर्त को हार जाता हूँ तो आपके मुताबिक आप मेरे साथ जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मुझे सेक्टर से निकालना तो सेक्टर से निकाल सकते हैं, अगर जान से मारना चाहे तो जान से मार सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सेकंड एल्डर यहाँ पर इसकी शर्त को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मैं लीची सेकंड एल्डर के साथ एक बैट लगाता और कहता है कि पूरे 1 महीने के लिए मैं अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करूंगा, मेरे 3 डिसाइपल्स मैं एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करेंगे। अगर मैं हारता हूं तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल देना, सेक्टर से बाहर निकाल देना, लेकिन अगर मैं यहाँ पर जीत जाता हूँ तो फिर आपको ये बात मानना होगी कि मैं एक जीनियस हूँ। सेकंड एल्डर उसे कहता है कि तुम डीमन गेट की तरफ से भेजे हुए एक स्पाई हो, तुम एक जासूस हो, तुम्हारे लिए यहाँ पर हमारे सेक्टर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना बहुत ज्यादा आसान है और तुम यहाँ पर से एलीट डिसाइपल्स को चूज करोगे।
एलीट डिसाइपल्स को चूज करने के बाद तुम उनसे यहाँ पर मेन डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाओगे और तुम आसानी से इस बैट को जीत जाओगे। क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर कब कहा कि मैं यहाँ पर तुम्हारे एलीट डिसाइपल्स को चुनूंगा? मैं यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में से अपने डिसाइपल्स को चूज करूंगा कि मैं सारे के सारे आउटर डिसाइपल्स को यहाँ पर पर्सनली 1 महीने के लिए ट्रेनिंग दूंगा और उनमें से 3 डिसाइपल्स को चूज करूंगा जो कि तुम्हारे डिसाइपल्स के साथ फाइट कर सकेंगे। वजह से ये फाइट बहुत ज्यादा फेयर एंड स्क्वायर होने वाली है ताकि तुम में से किसी को मेरे ऊपर शक ना हो। तो सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद खामोश होते हैं, जबकि सेकंड एल्डर कहते हैं क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो? और एक और एल्डर कहते हैं क्या ये लड़का पागल हो गया है? क्या ये लड़का यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल्स के साथ फाइट करवाना चाहता है? यहाँ पर एक इनर डिसाइपल जो है उसकी पावर लेवल आउटर डिसाइपल से बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ये लड़का यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स को एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहता है। दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे लगता है कि ये कंडीशंस लड़के ने खुद सेट की हैं, तो फिर यहाँ पर इस लड़के को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा कि वो इस फाइट को जीत सकता है या नहीं। मास्टर मो भी कहते हैं मुझे लगता है कि ये अच्छा आइडिया है, तो हमें यहाँ पर इस लड़के की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बैट लगा लेनी चाहिए। तो मान लीजिए सुप्रीम एल्डर से कहता है लेकिन मेरी यहाँ पर एक और शर्त है, अगर मैं यहाँ पर मैच को जीत जाता हूँ, एक आप लोग मुझे जीनियस मानेंगे और दूसरी शर्त ये है कि आप लोग यहाँ पर इनर सेक्टर आउटर सेक्टर दोनों के दरमियान में जो फर्क है उसको खत्म कर देंगे, यानी कि सारे का सारा एक ही सेक्टर होगा, एक ही सारी एक ही डिवीजन होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ पर एक्टिवेट करके रखो। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि असल में तुम्हारा मकसद क्या है, तुम चाहते क्या हो, हमारे सेक्टर की डिवीजन से तुम्हें क्या मसला है? एल्डर लीजी से कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर इस बात की समझ नहीं आई कि तुम्हें इस बात से क्या मसला है, क्योंकि आउटर डिसाइपल्स उन सभी की क्वालिफिकेशंस बहुत ज्यादा लो हैं, इसी वजह से वो लोग आउटर डिसाइपल्स हैं और इनर डिसाइपल्स इनकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, उन्हें इनर डिसाइपल बनाते हैं और इन्हें अंदर रखते हैं। लीजी से कहता है कि अब बस भी करे, जब हमारे सेक्टर को यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त ना तो कोई इनर था ना कोई आउटर था, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ डिसाइपल्स हुआ करते थे और सभी को यहाँ पर इक्वल चांस मिला करता था कल्टीवेट करने के लिए, सभी को यहाँ पर इक्वल रिसोर्सेज मिलते थे। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर इस रूल को खत्म करना होगा ताकि हम लोग यहाँ पर सभी के साथ फेयर एंड स्क्वायर चल सके। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि लड़की की बात वाकई में सच है कि पास में हमारा सेक्टर जो है यहाँ पर इनर और आउटर सेक्टर नहीं हुआ, आउटर डिसाइपल्स का इस तरह का कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्टर डिक्लाइन में चला गया। एंसेस्टर्स के जाने के बाद सेक्टर के डिक्लाइन में जाने के बाद रिसोर्सेज की कमी हो गई, इसी वजह से हमने यहाँ पर सिस्टम को एक्टिवेट किया ताकि यहाँ पर जो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनको बेस्ट रिसोर्सेज मिल सके और आउटर डिसाइपल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर्स को बढ़ाते हुए जब इनर सर्कल में पहुंचेंगे तो उन्हें भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो मान लीजिए से कहता है कि मेरे यहाँ पर शर्त लगाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि मैं यहाँ पर साबित करना चाहता हूँ कि कोई आउटर डिसाइपल नहीं होता, आउटर डिसाइपल्स भी अगर यहाँ पर मेहनत करें उनको अच्छे रिसोर्सेज दिए जाएं तो वो लोग भी यहाँ पर इनर डिसाइपल्स के मुकाबले में आ सकते हैं। सुप्रीम एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं कि लड़के मुझे लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर सेक्टर को रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हो। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। वो एल्डर हॉन्ग से कहते हैं कि एल्डर हॉन्ग तुम बताओ क्या तुम्हें इस बात से कोई मसला तो नहीं है, क्या तुम ये शर्त लगाने को तैयार हो? तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं ये शर्त लगाने को तैयार हूँ। जबकि लीजी ने पर्सनली कहा है कि वो यहाँ पर अपने 3 डिसाइपल्स जो कि आउटर डिसाइपल्स होंगे उनको मेरे एलीट डिसाइपल से फाइट करवाना चाहते हैं, तो उसका मतलब यह है कि मैं श्योरली यहाँ पर जीतने वाला हूँ। यहाँ पर इस बात को साबित करूंगा कि ये एक जासूस है और इसी के साथ ही वो कहते हैं ठीक है मैं यहाँ पर इस शर्त को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में स्टोन वॉशिंग केव का दिखाया जाता है। स्टोन वॉशिंग केव के बाहर दिखाते हैं कि आउटर डिसाइपल्स वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होता है, एक मास्टर जिसका नाम जाओ होता है वहाँ पर उसको उन लोगों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो हमारा हुरैन जो होता है वो लीजी को लेकर वहाँ पर पहुंचता है। तो हमारा हुरैन उसे कहता है कि सीनियर ब्रदर ये तुमने क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि आउटर डिसाइपल्स और इनर डिसाइपल्स के दरमियान में कल्टीवेशन का कितना बड़ा गैप होता है? हमें लगता है कि हम लोग यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स जो है ये इनर डिसाइपल्स को हरा सकते हैं, तुम यहाँ पर शर्त को हारने वाले हो, तुम्हें सोच समझ कर शर्त लगानी चाहिए थी। इसके साथ ही एल्डर्स वहाँ पर पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं डिसाइपल्स यहाँ पर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करना चाहते तो यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। लीजी उसे देखता और कहता है कि अब ये बंदा कौन है? तो कहा था कि तुम्हारा मास्टर मो है, अगर तुम्हारे मास्टर मो है तो फिर ये बंदा यहाँ पर क्यों है? तो हुरैन उसे कहता है कि हाँ अगर मास्टर मो हमारे मास्टर होते तो फिर तो बहुत ज्यादा अच्छा होता, ये हमारे मास्टर नहीं है बल्कि ये वो एल्डर है जो कि हमारे इंचार्ज हैं, इनका नाम जाओ जैन हाई है। सेकंड एल्डर जैन हाई के बारे में सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये किसके वफादार है, ये सेकंड एल्डर के वफादार है, ये उनके लिए बिल्कुल एक कुत्ते का काम करते हैं, उनकी तरह बहुत ज्यादा वफादार है। यहाँ पर आउटर डिसाइपल्स में बेस्ट टैलेंट दिखाई देता है, वो बेस्ट टैलेंट को जाकर सेकंड एल्डर को रिकमेंड करते हैं ताकि सेकंड एल्डर अपने डिसाइपल्स की लिस्ट में उसको शामिल कर सके और इस तरह उनके पास जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे एलीट हैं। लीजी हुरैन की बात सुनने के बाद कहता है जरा देखो तो सही सेकंड एल्डर को, सेकंड एल्डर हमेशा ही यहाँ पर जितने भी आउटर डिसाइपल्स हैं उन सभी से बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, लेकिन असल में उन्होंने यहाँ पर अपना एक वॉच डॉग छोड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर इनको स्क्रीन करता है और इनमें से जो बेस्ट होते हैं उनको यहाँ पर से उठा लिया जाता है। लीजी आगे बढ़ता है और मास्टर जैन हाई से कहता है कि मास्टर जू जैन हाई, मुझे लगता है कि आपको इस बैट के बारे में कुछ भी नहीं पता जो बैट मैंने सेकंड एल्डर के साथ लगाई है, या फिर आप उस बारे में जानते हैं? तो वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, मुझे उस बैट के बारे में अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लीजी उसे कहता है क्योंकि यहाँ पर पूरे 1 महीने के लिए आउटर डिसाइपल्स को मैं ट्रेन करने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें यहाँ पर पूरे 1 महीने की छुट्टी मिल गई, तुम यहाँ से जा सकते हो। साथ ही वो अपना हाथ उसके कंधे के ऊपर रखता है। तो एल्डर से कहते हैं कि यार तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिससे तुम्हें लगता है कि तुम इन डिसाइपल्स को ट्रेन कर सकते हो? इसी के साथ ही वहाँ लीजी अपनी मुट्ठी को
वहाँ पर बंद करता है, सॉरी हाथ को दबाता है। जब वो हाथ को दबाता है तो उसी के साथ ही मास्टर जैन हाई वहीं पर नीचे अपने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं इस लड़के की बॉडी के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर कहाँ से निकल रहा है, इसने अपने हाथ के साथ ही मुझे यहाँ पर घुटनों के बल ला दिया। लीजिए उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने कहा ना कि 1 महीने के लिए तुम्हें छुट्टी है, डिसेबल्स को मैं यहाँ पर ट्रेन करने वाला हूँ, लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। एल्डर जैन उसे कहते हैं नहीं मुझे समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, प्लीज मेरे कंधे के ऊपर से अपना हाथ उठाओ। और बाकी के सभी लोग जो देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं। तो ब्रदर फैंग के साथ एक लड़का होता है, वो कहता है कि ये लड़का कौन है जिसने बड़ी आसानी के साथ मास्टर जाओ को एक ही हाथ के साथ नीचे घुटनों पर ला दिया। तो फैंग उसे कहता है कि ये हमारा प्राइम डिसिपल है, प्राइम डिसिपल, इसका नाम लीजी है। लगता है कि एल्डर जाओ की जगह पर पूरे 1 महीने के लिए यही लड़का हमें ट्रेनिंग देने वाला है, इसने एल्डर जाओ की जगह ली है। इसी के साथ एल्डर जाओ को दिखाते हैं कि वहाँ पर से भागते हुए जा रहे होते हैं। तुम्हारा लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि ग्रीटिंग्स, मैं तुम्हारा प्राइम डिसिपल हूं, मेरा नाम लीजी है, इसके बाद से तुम लोग मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर भी कह सकते हो। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यहाँ पर तुम सभी लोगों को टीच करने के लिए आया हूँ, तुम सभी आउटर डिसिपल्स को पूरे 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला हूँ। पहले कि हम लोग यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करें, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ कि तुम में से कोई यहाँ पर मुझसे सवाल तो नहीं पूछना चाहता, क्योंकि अगर कोई मुझसे सवाल नहीं पूछना चाहता तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे ये बताओ क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मास्टर जैन हाई की ट्रेनिंग और उसकी टीचिंग से खुश हो? मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग से ये कह सकते हो कि वो वाकई में तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना रहा है? मेरे यहाँ पर तुम्हारे पास आने की वजह यही है कि मैं यहाँ पर पूरे 1 महीने में सब कुछ चेंज कर दूंगा। 1 महीने के बाद तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाओगे कि तुम इनर डिसिपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो सिर्फ 1 महीने में हमें यहाँ पर अपनी शर्त को जीतना है, जो कि मैंने सेकंड एल्डर होंग के साथ लगाई हुई है। 1 महीने के बाद जब हम लोग इस शर्त को जीत जाएंगे, हमारे सेक्टर में ना तो इनर डिसिपल्स होंगे ना तो आउटर डिसिपल्स होंगे, सारे के सारे डिसिपल्स ही होंगे। यहाँ पर तुम सभी लोगों को भी कोटा में से रिसोर्सेज मिलेंगे, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसलिए तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेरी टीचिंग को एक्सेप्ट करना होगा। जो भी मैं तुम सभी लोगों से कहने वाला हूँ, हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को दोबारा रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फैंग उसकी बात सुनने के बाद चिल्लाकर कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तैयार हूँ। जबकि बाकी के सभी लोग खामोश होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है क्या हुआ, क्या तुम सभी लोग मुझसे टीचिंग नहीं लेना चाहते, तुम सभी लोग यहाँ पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे? इसके साथ एक लड़की वहाँ पर से निकलती है और कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो वो कहते हैं मुझे ये तो बताओ कि 1 महीने में हम लोग यहाँ पर इस तरह कैसे ट्रेन हो सकते हैं कि हम लोग इनर डिसिपल्स के बराबर आ जाएं? 1 महीने में आप यहाँ पर हमारे जैसे कमजोर लोगों को इस लायक कैसे बना सकते हैं? आपको लगता है कि हम लोग सेकंड एल्डर के एलीट डिसिपल्स को हराने के काबिल हो जाएंगे? मान लीजिए से कहता है कि तुम्हारा सवाल वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर यह भी तो देखना चाहिए कि मैं तुम्हें किस तरीके से सिखाने वाला हूँ। अपना डंडा निकालता और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि तुम लोग 1 महीने में इतने ज्यादा ट्रेन हो जाओगे कि इनर डिसिपल्स हो क्या एलीट डिसिपल्स भी तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। और मान लीजिए अब इन सभी लोगों को अपने डंडे से पीटने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लीजियन सभी डिसिपल से कहता है कि 1 महीने में तुम लोगों को ऐसे ट्रेन करूंगा कि तुम सभी लोग एलीट डिसिपल से फाइट करने के लायक हो जाओगे। तो हुरैन उसे कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है, क्योंकि मेरे सीनियर ब्रदर लीजी ये बहुत ही स्ट्रिक्ट मेंटोर है, यानी कि तुम्हें बहुत ही सख्ती के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो हमारा लीजी से कहता है कि हुरैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से दफा हो जाओ, जाकर तुम भी उन लोगों के साथ खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम भी यहाँ पर मुझसे ट्रेनिंग लेने वाले हो। तो चिल्लाकर कहता है क्या क्या मैं भी यहाँ पर ट्रेनिंग लेने वाला हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ पर पहले से ट्रेन हूँ। तो हमारा लीजी कहता है कि जाओ जाकर वहाँ पर खड़े हो जाओ। और उसके बाद वहाँ पर सूरज ढलने का सीन दिखाते हैं कि सूरज ढलने के बाद हमारा लीजी कहता है चलो ये सब कुछ खत्म हुआ, आज का दिन खत्म हुआ, आज की ट्रेनिंग खत्म हुई, कब सुबह सुबह हम लोग दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। और जैसे हमारा लीजी वहाँ पर जा रहा था दिखाते हैं कि वो सारे के सारे डिसिपल ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। हमारे लीजी ने सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से अपनी छड़ी के साथ पीटा होता है और किसी की आंखें सूजी होती है, किसी का मुंह सूजा होता है। हुरैन कहता है मेडिकल स्क्वाड कहाँ पर है, हमें यहाँ पर मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तुम्हारा लीजी कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से यहाँ पर मेडिकल स्क्वाड के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल स्क्वाड के लोग आ चुके हैं। वो सभी लोग तुम्हारे वुंड्स को यहाँ पर ट्रीट करेंगे और ये सारे के सारे वुंड्स तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है और कल सुबह तक ये सारे ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही मेडिकल स्क्वाड के लोग भी कहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ फिक्स कर देंगे। और जाकर वो एक एक को जाकर ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि परेशान मत होना, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपरी जख्म है और ये बहुत ही जल्दी खील हो जाएंगे, सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्रदर हुरैन कहता है कि मुझसे तो अब यहाँ पर चला भी नहीं जाएगा, मेरी तो टांगे भी दर्द कर रही है क्योंकि मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो उसके पास जो नर्स आता है वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी बॉडी को चेक किया है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा जख्म नहीं है, ये जो कुछ भी है यानी कि तुम चल नहीं रहे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैटीग की वजह से, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा थके हुए हो, इसी वजह से तुम रात को रेस्ट करोगे तो सुबह तक दोबारा से चलने लग जाओगे। लीजियन से कहता है क्या तुम लोगों ने सुना, डॉक्टर्स ने कहा कि हम लोग दोबारा कल शुरू कर सकते हैं, तो तुम सभी लोगों को कल दोबारा इसी टाइम पर यहाँ पर आना होगा। अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, पूरे 1 महीने के लिए तुम लोगों की यही रूटीन चलने वाली है, पूरा दिन तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे, जबकि रात के वक्त तुम सभी लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट लोगे, डॉक्टर्स तुम्हें ट्रीट करेंगे और उसके बाद अगले दिन सुबह तुम्हें फिर से यहाँ पर आना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर मेरी मार से बचना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना होगी ताकि तुम यहाँ पर मेरी मार से बच सको, वरना तुम्हारे साथ इसी तरह होता रहेगा। वो लड़की कहती है कि पूरे 1 महीने के लिए लगता है कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, जबकि ब्रदर फ्रैंक कहता है कि मैं अपनी मॉम डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, लगता है कि बहुत ही जल्दी उनके पास जाने वाला हूँ। यही बात से नेक्स्ट सीन में सुप्रीम एल्डर के रूम का दिखाया जाता है। सुप्रीम एल्डर अपने रूम में बैठे होते हैं। हमारा लीजी उसी वक्त अंदर आता है, दरवाजा खोलता और कहता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो कहते हैं हाँ अंदर आ जाओ। तो हमारा लीजी जब अंदर आता है तो उसे कहते हैं कि लीजी मुझे ये बताओ कि तुम इस वक्त मेरे पास क्या करने के लिए आए हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त अपने डिसाइपल्स को जाकर टीच करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम्हारी फाइट होने वाली है और मेरे चैम्बर में तुम्हारा क्या काम है। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं एक बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, तो क्या मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ। तो सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम क्या सवाल पूछोगे, तुम सेकंड एल्डर के रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछने के लिए आए होगे। तो लीजी उसे कहता है हाँ मैं उसी के रिलेटेड ये सवाल पूछना चाहता हूँ। जब मैं सेक्टर में आया था तब वो मेरी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, तब वो इस तरह से मुझसे जेलस नहीं थे और ना ही मुझे यहाँ पर से निकलवाना चाहते थे। अचानक से उनको क्या हो गया, अचानक से वो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं। वो तो यहाँ पर मेरे पर काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं ताकि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। आपको इसकी वजह के बारे में पता है? तो वो कहते हैं हाँ मुझे इसकी वजह के बारे में पता है। साथ ही वो हंसते हुए कहते हैं लेकिन मुझे तो लगा था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक चीज के बारे में पता है, लेकिन तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तुम्हारा लीजी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बुढ़े आदमी बस मुझे बताओ क्या वजह क्या है। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ। तुम्हें पता है कि मुझसे पहले यहाँ पर सेक्टर का लीडर कौन था? मुझसे पहले सेक्टर का सेक्टर लीडर जो था वो मास्टर होंग थे, यानी कि सेकंड एल्डर सेक्टर लीडर हुआ करते थे। लेकिन जब वो यहाँ पर सेक्टर लीडर थे तब वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। वो कभी भी डिसाइपल्स के साथ फेयर एंड स्क्वायर बात नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डिसाइपल्स को यहाँ पर जान से मार दिया करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर उनको सबक सिखाना पड़ा। मैं उस वक्त सेकंड एल्डर हुआ करता था। हम दोनों में यहाँ पर फाइट हुई। घमासान फाइट के बाद मैंने यहाँ पर उसको हरा दिया। उसको हराने के बाद अब वो सेकंड एल्डर बन चुका है, जबकि मैं यहाँ पर सेक्टर लीडर बन चुका हूँ और वो मुझसे बदला लेना चाहता था। उसके बाद उसने 1-2 बार मुझसे फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार मुझसे हार जाता है। इसी वजह से अब उसने यहाँ पर ये सपना छोड़ दिया। उसने ये सपना छोड़ दिया और ये सपना छोड़ने के बाद उसने एक नया सपना पा लिया, जिसमें उसका एक प्यारा डिसाइपल है जिसका नाम जियान जिन है। वो अपने प्यारे डिसाइपल जो कि एक लीड डिसाइपल है उसको तैयार कर रहा है ताकि वो उसको प्राइम डिसाइपल बना सके। लेकिन अफसोस के हम लोगों ने यहाँ पर प्राइम डिसाइपल की पोजीशन को खत्म कर दिया था। तुम्हारे वापस आने के बाद जब तुमने कहा कि तुम एक प्राइम डिसाइपल बनना चाहते हो तो उसके अंदर उम्मीद थी किरण जागी। उसने यहाँ पर तुम्हें जानबूझकर प्राइम डिसाइपल बनने दिया और यहाँ पर तुम्हारे प्राइम डिसाइपल बनने के बाद उसका असल प्लान ये था कि जब तुम प्राइम डिसाइपल बन जाओगे और हम तुम्हें वहां पर भेज देंगे ट्रायल के लिए सेक्टर में, तुम वहां पर ट्रायल को पास नहीं कर पाओगे और हो सकता है कि वहीं पर मारे जाओ। उसके बाद प्राइम डिसाइपल की सीट खाली हो जाएगी और वो अपने डिसाइपल को यहाँ पर यानी जियान चैन को दोबारा से प्राइम डिसाइपल बना सकते हैं और उसके बाद जाकर उनकी लड़की के साथ वो शादी कर सकता है। लेकिन असल में उनका ये सारे का सारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोल्ड निकले और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। जैसे आप वो यहाँ पर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें यहाँ से निकलवाना चाहते हैं। लीजी कहता है कि अब मुझे समझ आ गया कि वो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हैं। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को प्राइम डिसाइपल बनवाना है, यानी कि वो मुझसे बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इस मसले को हैंडल कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जब वो जाने लगता है तो सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर से कहता है कि सर रुको मुझे एक बात बताओ, नहीं वाकई में तुम डीमन सेक्टर के भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं हो? क्योंकि सेकंड एल्डर की जो भी यहाँ पर बात किया वो सारी की सारी गलत तो नहीं थी, क्योंकि उसमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मुझे भी शक में डालती हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये सेक्टर इस वक्त मेरी देखने में, मैं यहाँ का सुप्रीम एल्डर हूँ। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी गलत काम किया यानी कि अगर मेरे सेक्टर को धोखा देने की कोशिश की तो फिर मैं यहाँ पर अपने हाथों के साथ तुम्हारा सर काट दूंगा। तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सेक्टर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है? ये सेक्टर हम लोगों का घर भी है और मैं अपने घर को धोखा नहीं दे सकता। और इसी के साथ तुम्हारा लीजी वहां पर से बाहर निकल आता है। तो नेक्स्ट सीन में वहां पर दिखाया जाता है जहां पर हमारा लीजी अपने बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए जाता है। अगले दिन का सीन दिखाते हैं, वहां पर बहुत ही कम डिसाइपल्स आए होते हैं। लीजी कहता है कि ये क्या तुम में से काफी सारे यहाँ पर नहीं आए, कहाँ पर हैं वो सभी लोग? इनसे कहता है कि कल तुमने उनको बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर वापस नहीं आना चाहते और कुछ लोग बहुत ही बुरी तरह जख्मी है जो कि अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं। लीजी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम में से ज्यादा लोग यहाँ पर से छोड़कर जाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम सभी लोग ट्रेनिंग करना चाहते हो। ठीक है, आप जल्दी से तैयार हो जाओ। इसी के साथ ब्रदर फ्रैंक को दिखाते हैं और फिर से चिल्लाकर कहता है कि ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक है, हम लोग कभी भी बैक डाउन नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए और हम लोग स्ट्रॉन्ग बनकर रहेंगे। तो मुझे यहाँ पर अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि ब्रदर यहाँ पर कर क्या रहे हैं। सीनियर ब्रदर आप यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ को कंप्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ पर हमारी बॉडीज को टेम्पर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप यहाँ पर हमारे अंदर हौसला और हिम्मत बढ़ सके। आप हमें इसलिए मारते हैं ताकि हम लोग यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके और मेहनत करें और मार से बचने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। इसी के साथ ही वो लड़की कहती है हाँ मेरे साथ भी यही केस है, मैं भी यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आई हूँ। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमें मारने के लिए होते, यहाँ पर तुम्हारी मार से हमें कोई फायदा नहीं होता, तो मैं कभी भी यहाँ पर वापस नहीं आती। लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम जानबूझकर यहाँ पर हमारी वीकनेस को टारगेट करते हो। जब भी तुम हमें यहाँ पर मारते हो तो हमारे अटैक के दौरान तुम उस जगह के ऊपर
पर मारते हो जो हमारी वीकनेस होती है, और मुझे लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस चीज को कवर कर ले तो हम लोग तुमसे मार ही नहीं खाएंगे। यहाँ पर अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। तो मान लीजिए उसे कहता है कि लड़की तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम लूजिया, और साथ ही वो सोच रही होती है ये मुझे बार बार यहाँ पर छोटी लड़की कहता है, आखिर मैं कितनी छोटी हूँ, मैं तो इससे बड़ी हूँ। तो मान लीजिए हुरैन से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारता हूँ, मैं किस लिए तुम्हें मारता हूँ। तो हुरैन उसे कहता है कि मैंने पहले इस बारे में नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए। बस इतना पता है कि अगर तुम यहाँ पर मैं मार रहे हो तो ये हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमें मार रहे हो ताकि तुम यहाँ पर मैं कुछ बना सको। तो मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। ये सभी लोग भी कहते हैं हाँ हमें लगता है कि हम यहाँ पर तुमसे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो मास्टर ज़ाओ की ट्रेनिंग से ज्यादा बेहतर है। हालांकि हमने यहाँ पर कल बहुत ज्यादा मार खाई, लेकिन हमें काफी कुछ समझ आई है कि हम यहाँ पर अपनी वीकनेस को कैसे छुपा सकते हैं और कैसे किसी से फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस को स्किप नहीं करना चाहते, एक ना एक दिन हम लोग तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। तो यहाँ पर तुम्हें हमारी बहुत ज्यादा परवाह है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हमारे पर अटैक करते हो, हमें मारते हो क्योंकि हम तुम यहाँ पर हमें कुछ बनाना चाहते हो। हाँ लीजी कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों को यहाँ पर समझ आ गया कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकते हो। तुम सभी लोगों को यहाँ पर और भी ज्यादा दिल लगाकर ट्रेनिंग करनी होगी। हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने क्लींजिंग सेक्टर को महान बनाने वाले हैं, दोबारा से वैसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जब कभी ये ऊंचाइयों पर हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही। सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पाएगा। और सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं हाँ मास्टर हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। और इसी के साथ ही एपिसोड 20 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस रूप बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो सभी बच्चे जो होते हैं हमारे लीजी से कहते हैं कि हमें यहाँ पर समझ आ चुकी है कि तुम हमें क्यों मारते हो, तुम्हारे मारने की वजह से हम लोग यहाँ पर अच्छे से सीख पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम इसी वजह से हमें मारते हो। कोई इसे कहता है कि तुम हमारी वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक कर दो ताकि हम लोग अपनी वीक स्पॉट्स को बचा सके, यही तुम्हारा राज है कि तुम यहाँ पर हमें अच्छे तरीके से सिखाना चाहते हो। तुम्हारे लीजी उन सभी लोगों से कहता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारे हार्ट डाउ को यहाँ पर ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में एक कल्टिवेटर तभी एक कल्टिवेटर बन पाता है जबकि उसका एम्बिशन और उसका दिल दोनों ही इस बात के लिए राजी हूं कि वो कल्टीवेट करना चाहता है। और इस वक्त तुम दोनों का एम्बिशन कल्टीवेट करना और साथ ही तुम्हारा दिल भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेट करना है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम लोग यहाँ पर बहुत सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अगर तुम्हारा दिलो दिमाग दोनों ही कल्टीवेशन के ऊपर लगे। इसी के साथ ही लीजिए अपना डंडा सामने करता है और कहता है तो आज हम लोग यहाँ पर थोड़ी बैटल फॉर्मेशन बनाएंगे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमको 3-3 के ग्रुप्स में बांटने वाला हूँ, 3-3 के ग्रुप्स के साथ तुम लोग मेरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ोगे और देखते हैं कि यहाँ पर तुम लोग मुझसे कौन यहाँ पर मुझे हरा पाता है। 3 के ग्रुप्स में मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्लॉज को तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी वीक स्पॉट्स क्या है। इसी के साथ ही हमारा लीजी जो होता है वो ब्रदर फैंग, लूजिया और साथ में हमारे हुरैन तीनों का एक ग्रुप बना देता है और कहता है कि तुम तीनों पहले मेरे पर अटैक करने के लिए आगे आओ। और वो तीनों ही कहते हैं ठीक है सीनियर ब्रदर हम लोग आ रहे हैं, और तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है कि तुम लोग अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग अभी एक बैटल फॉर्मेशन नहीं बना सकते। तो सबसे पहले हुरैन आगे बढ़ता है। तो हुरैन जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था तुम्हारा लीजी उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास जो स्पेशल टेक्निक है वाटर टेक्निक, ये वाटर टेक्निक डायरेक्टली चार्ज करने के लिए नहीं, तुम डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते। और वो उसे अपने डंडे से मारता है जिससे वहीं पर नीचे गिर जाता है। लीजी उसे गिराने के बाद कहता है कि जरा यहाँ पर याद करो कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था, जिस तरह तुमने ज़ाओ को हराया था बिल्कुल उसी तरह तुमने अपनी वाटर टेक्निक को यहाँ पर यूज करना है। तो उसको हराने के बाद ब्रदर फैंग आता है। तो ब्रदर फैंग जैसे अपने वाले को लेकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वहाँ लीजी उसके मुंह पर भी जाकर डंडा मारता है, उसको भी नीचे गिरा देता है और कहता है तुम एक बहुत ही अच्छे और ताकतवर लड़के हो, तुम्हारे पास जो वाले की टेक्निक है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन असल बात यह कि तुम बहुत ज्यादा झिझकते हो। तुमने यहाँ पर बाला मेरे पर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय पीछे की तरफ हटाया ताकि कहीं मुझे नुकसान न पहुंचे, और इसी के साथ उसे डंडा पड़ता है, वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर साथ ही तीसरे नंबर पर वो लड़की होती है लूजिया, उसके पास हंटर होता है, वो अपने हंटर को कंट्रोल कर सकती है। वो एक सांप की तरह हंटर को कंट्रोल करते हुए लीजी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लीजी ऊपर की तरफ जंप करते हुए चला जाता है और कहता है इन दोनों में से तुम ज्यादा बेहतर हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ऐसा वेपन है जिसकी शेप को, जिसकी पावर, जिसको तुम यहाँ पर मोड़ सकती हो, अपनी की मदद से कंट्रोल कर सकती हो, और तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हें अभी ठीक से इसको यहाँ पर कंट्रोल करना नहीं आता। तुम यहाँ पर किसी हंटर से किसी अपने दुश्मन को अटैक करना चाहते हो, तुम्हें उसके वीक स्पॉट्स के ऊपर अटैक करना होता है, और इसी के साथ ही ऊपर से नीचे की तरफ उतरने के बाद उसके सर में डंडा मारता है जिससे वो भी वहीं पर नीचे गिर जाती है। तीनों वहां पर नीचे गिरे पड़े होते हैं। तुम्हारा लीजी कहता है तुम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पर जब मैं बाकी सभी लोगों के साथ फाइट कर लूंगा उसके बाद दोबारा तुम्हारी बारी आएगी। तो वो कहता है कि अगला ग्रुप यहाँ पर आ जाए। लीजी वहां पर से अगले लोगों को बुलाता है, जबकि यहीं पर
मास्टर जाहू को दिखाते हैं कि मास्टर जाहू वहीं पर पीछे पत्थर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं और उनके साथ जियान जिन भी होता है। तो मास्टर जाहू सोच रहे होते हैं कि इस लड़के को यहाँ पर देखो सही ये क्या कर रहा है। ये लड़का इनको बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा है, पता नहीं ये इनको सिखा भी रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ इनको पीट ही रहा है। कल जो बच्चे यहाँ पर से मार करके गए थे मैंने उन सभी लोगों से जाकर बात की थी और उनसे कहा था कि वापस मत आना, लेकिन उनमें से अभी भी काफी सारे यहाँ पर इस लड़के से ट्रेनिंग लेने के लिए वापस आ गए हैं। लगता है कि मुझे दोबारा से जाकर उन सभी बच्चों के कान भरने पड़ेंगे और उनसे कहना पड़ेगा कि दोबारा यहाँ पर मत आना, हमें हर हाल में यहाँ पर इनकी ट्रेनिंग को रोकना होगा। तुझे बात सुनने के बाद जियान जिन उसे कहता है कि एल्डर जाओ आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि मैं जियान जिन जो कि एक प्राइम डिसिपल बनने के लायक एक स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पर इनका मुकाबला नहीं कर सकता जो कि आउटर डिसिपल्स है और जो कि सिर्फ और सिर्फ एक महीना अच्छी ट्रेनिंग लेने वाले हैं। एल्डर जाओ से कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर गलत समझने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा स्पेशल हैं। तो बस यहाँ पर सेकंड एल्डर के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड एल्डर्स ने मुझे यहाँ पर कहा था कि मुझे इन लोगों के ऊपर नजर रखनी है। जिन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है तुम यहाँ पर इनके ऊपर नजर रखो, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इनके ऊपर कोई भी नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ उनकी हिम्मत बढ़ा रहा है और साथ ही उन लोगों को यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए राजी कर रहा है। लेकिन अगर उनकी बैटल पावर को थोड़ा सा बढ़ा भी देता है लेकिन इस बात से क्या ही फर्क पड़ जाएगा क्योंकि हम लोग एलीट डिसिपल्स और एलीट डिसिपल्स के मुकाबले में आउटर डिसिपल्स कभी भी फाइट नहीं कर सकते। तो उसे कहते हैं कि यंग मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो लोग कभी भी आपके मुकाबले के लेवल पर नहीं पहुंच सकते चाहे वो कितनी यहाँ पर ट्रेनिंग क्यों ना कर ले। जियान जिन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है, मैं वापस जा रहा हूँ तो प्लीज तुम यहीं पर रहना, इनके ऊपर नजर रखना। तो वो कहता है ठीक है यंग मास्टर आप वापस जा सकते हैं। तो यंग मास्टर वहां पर जा रहा होता है, साथ उसे कहता है ऐसे भी हमें इस फाइट को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने साथ दो और जूनियर ब्रदर्स को बुला लिया है, वो दोनों सगे ब्रदर्स हैं और दोनों ही जुड़वा ब्रदर्स हैं, दोनों काफी ज्यादा स्पेशल है, दोनों की पावर लेवल्स हैं तकरीबन मेरी पावर लेवल्स के बराबर ही हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर पक्का जीतने वाले हैं, ये विक्ट्री तो हमारे नाम ही होने वाली है। तो नेक्स्ट सीन हमें शाम के वक्त का दिखाया जाता है। शाम के वक्त वो तीनों लूजिया, फैंग और इसके साथ हुरैन वो तीनों बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पर खड़े होते हैं। तो फैंग कहता है कि ब्रदर आपने बहुत ही अच्छा यहाँ पर हमें सिखाया है लेकिन आपने बाकी सभी लोगों को यहाँ पर से भेज दिया, लेकिन हम तीनों को यहाँ पर क्यों रोक दिया है? तो मान लीजिए उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करवाने वाला, बल्कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बुक्स देना चाहता हूँ। तुम तीनों ने जिन मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है वो लो लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स थी, लेकिन मैंने उनके अंदर कुछ फेरबदल किए हैं, मैंने उनको पहले से ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इन टेक्निक्स को इम्प्रोवाइज करो, तुम अपनी टेक्निक्स को बेहतर बनाओ, तुम इनको सीखो और उसके बाद इस टेक्निक के मुताबिक कल से मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट करना। सारी की सारी मेरी पर्सनलाइज्ड वर्जन है और तुम लोग इनके लिए काफी ज्यादा सूटेबल होने वाली हैं। तो फैंग उसको देखता है और कहता है क्या वाकई में आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि मैं इस टेक्निक को मास्टर करूँ? तो मेरी टेक्निक है लेकिन उससे ज्यादा बेहतर लग रही है। तो हुरैन से कहता है कि सीनियर ब्रदर तुम क्या चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को जीरो से स्टार्ट करें? तो मान लीजिए से कहता है नहीं तुम्हें यहाँ पर जीरो से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि तुम्हें यहाँ पर पहले वाली टेक्निक को ज्यादा बेहतर बनाना है, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के एस्पेक्ट्स और अपनी सोच को बदलना होगा, तुम्हें अपनी कल्टीवेशन की टेक्निक जो तुमने मास्टर की हुई है उनको अप्लाई करने के तरीके को और ज्यादा अच्छे से सोचना होगा कि तुम्हें किस तरह से इसको दोबारा से और तरीकों से अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ ही मान लीजिए उनकी तारीफ भी करता है। वो ब्रदर फैंग से कहता है कि तुम एक ऐसे बंदे हो जो कभी फाल्टर नहीं होते और तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंसाफ पसंद इंसान हो, इसी वजह से चाहता हूँ कि तुम मेरे वाली इस टेक्निक को अपनी टेक्निक के अंदर अपनी रीमास्टर करो ताकि तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी हो सके। साथ ही वो लूजिया से कहता है कि लूजिया तुम एक बहुत ही स्मार्ट इंडिविजुअल हो, इसलिए मुझे इस बात का पूरा अंदाजा है कि तुम यहाँ पर इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर कर सकती हो, तुम अपनी वाली टेक्निक के अंदर इसको इम्प्रोवाइज कर सकती हो, ये तुम कर पाओगी। साथ में हुरैन से कहता है कि तुम्हें ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। हुरैन चिल्लाकर से कहता है कि ये क्या तुमने बाकी सभी को यहाँ पर कम्प्लीमेंट किया लेकिन मुझे कम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? मान लीजिए से कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कम्प्लीमेंट मिला या नहीं, चुपचाप जो मैंने कहा वही करो। मान लीजिए लोगों से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक्स को इम्प्रूव करके दे दिया, इसलिए तुम्हें अब यहाँ पर दी गई टेक्निक्स को अच्छे से मास्टर करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मुझे लगता है कि 1 महीने के बाद मैं तुम तीनों को यहाँ पर सेकंड एल्डर के एलीट डिसिपल से फाइट करवाने वाला हूँ, तुम तीनों वो होगे जो कि यहाँ पर मुझे रिप्रेजेंट करने वाले हो। इसी में 7 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 7 दिन के बाद दोबारा से वो तीनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं। उन तीनों की ट्रेनिंग के दौरान उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। तीनों यहाँ पर मैं लीजी के खिलाफ फाइट कर रहे होते हैं और लीजी यहाँ पर उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहा था क्योंकि लीजी यहाँ पर उनके फ्लॉज को नहीं देख पा रहा था। वो लोग अपने फ्लॉज को कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनकी पावर लेवल्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। 7 दिन के अंदर उन्होंने अपने वेपन्स की पावर्स को भी इंक्रीज किया होता है। लीजी कहता है कि इतना बुरा नहीं है, तुम लोग वाकई में काफी ज्यादा बेहतर हो गए। फिर साथ ही वो फैंग के चेहरे के ऊपर अपना डंडा मारता है लेकिन फैंग नीचे नहीं गिरता। हमारा लीजी कहता है कि ये क्या लगता है कि अभी भी यहाँ पर खड़ा हो सकता है? तो वो कहता है कि नहीं, अभी मैं हार नहीं मानूंगा। जबकि यहाँ पर हुरैन को दिखाते हैं कि वो भी यहाँ पर कर्व वाटर स्वर्ड स्किल फ्लो को यूज करता है। दूसरी तरफ से लूजिया को दिखाते हैं कि वो ड्रैगन विप चेंज को यूज करती है। वो यहाँ पर अपनी टेक्निक्स को यूज करते हैं जो कि पहले से बेहतर हो चुकी है और दोनों के साथ मिलकर हमारे लीजी के ऊपर अटैक करते हैं। जब वो वहाँ पर फैंग के ऊपर अटैक कर रहा था तो जब हमारे लीजी के ऊपर अटैक होता है तो लीजी अपने बाजू को सामने करते हुए दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करता है लेकिन घसीटता हुआ काफी दूर तक जाता है। उनसे कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया मुझे पीछे धकेल कर, और बाकी के सभी लोग भी
बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे ब्रदर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। ब्रदर्स ने यहाँ पर इतना कुछ सीख लिया कि वो मास्टर को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं। मान लीजिए बाकी सभी बच्चों से भी कहता है कि तुम सभी लोगों ने देखा ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर इन लोगों को इनकी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को इम्प्रोवाइज करके दिया था, बिल्कुल उसी तरह तुम्हें भी यहाँ पर मॉडिफाइड टेक्निक्स दी है। अगर तुम लोग भी उनको अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो मुझे लगता है कि तुम लोग भी इनकी जैसे ही बन सकते हो। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है ताकि तुम इन तीनों की तरह बन सको। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 21 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ एम्बरर के एपिसोड 22 के था हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमारा लीजी जो होता है वो सभी डिसाइपल से कहता है कि तुम सभी को मैंने यहाँ पर मॉडिफाइड टेक्निक्स दी है, तुम्हें उन सभी को अच्छे से मास्टर करना होगा। अगर तुम लोग उनको मास्टर्स कर लेते हो तो उसके बाद तुम लोग अपने आप को इन तीनों की तरफ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो लूजिया उसे कहती है हमारे डिसाइपल्स की तादाद तो पहले से काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, यानी कि वो सभी डिसाइपल्स जो पहले चले गए थे वो भी वापिस आ रहे हैं। ठीक है, साथ ही मास्टर जाओ को दिखाते हैं कि मास्टर जाओ वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मास्टर जाओ कहता है कि तुम सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम में से कोई भी यहाँ पर से हिल नहीं सकता, तुम सभी लोग जहाँ पर हो वहीं पर रहना। लीजी कहता है कि अब ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। लगता है कि सेकंड एल्डर ने यहाँ पर कोई नया प्लान बनाया है, जो कि यहाँ पर इस बार फिर से उन्होंने लॉ एनफोर्समेंट स्क्वाड को भेजा है ताकि मुझे रेस्ट किया जा सके। तो इसी के साथ ही मास्टर जाओ जो होते हैं वो लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के एल्डर से कहते हैं कि जल्दी से जाओ, जाकर इसको पकड़ लो। वो हमारे लीजी को अरेस्ट करने का कहते हैं। तो इसी के साथ ही लॉ एनफोर्समेंट के जो गार्ड्स होते हैं वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे लीजी को वहां पर जाकर गिरफ्तार किया जा सके। हमारे लीजी के ऊपर इस बार इल्जाम होता है कि उसने यहाँ पर डिसाइपल्स को किसी किस्म की डिमोनिक टेक्निक सिखाने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन सभी डिसाइपल्स की टेक्निक्स और इनकी पावर्स जो है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी हैं। वजह से डिमोनिक टेक्निक सिखाना एक क्राइम है, इसी वजह से वो उसे यहाँ पर अरेस्ट करना चाहते हैं। तो एल्डर जाओ कहते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया है, तुम्हें यहाँ पर क्राइम करते हुए, क्योंकि तुम डिमोनिक टेक्निक्स सीख रहे हो, तुम डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहे हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी। लीजी कहता है कि ये क्या बकवास हो रही है, मुझे लगता है कि इन लोगों के पास अच्छा कोई प्लान ही नहीं होता मुझे पकड़ने के लिए। हुरैन से कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि ये यहाँ पर बिल्कुल बकवास कार्य है। फैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्डर जाओ मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। सीनियर ब्रदर हमें यहाँ पर जो कुछ भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो डिमोनिक टेक्निक नहीं है, वो किसी किस्म की डिमोनिक टेक्निक हमें मास्टर नहीं करवा रहे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी अच्छी टेक्निक सिखा रहे हैं। सुनने के बाद एल्डर जाओ से कहते हैं कि बकवास, तुम यहाँ पर से साइड के ऊपर हट जाओ लड़के, तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैं तुम्हारा एक टीचर हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, मैं तुम्हें इस डीमन से बचाना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों ने कोई डिमोनिक टेक्निक नहीं सीखी तो मुझे ये बताओ कि सिर्फ 7 दिन में तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, तुम्हारी बॉडी के अंदर से इतना ऑरा कैसे निकल सकता है। लोगों ने यहाँ पर किसी न किसी डिमोनिक टेक्निक को तो मास्टर किया होगा। तो हुरैन से कहता है कि नहीं सीनियर एल्डर ऐसा कुछ भी नहीं है। एल्डर हम लोगों ने यहाँ पर सीनियर ब्रदर की दी हुई मॉडिफाइड टेक्निक्स को मास्टर किया और उनकी तरीके के मुताबिक यहाँ पर कल्टीवेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी और साथ में हमारी कल्टीवेशन पहले से बेहतर हुई है। जबकि हमारा लीजी वहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैंने यहाँ पर इनकी टेक्निक्स को हाई लेवल का मॉडिफाई किया होता तो अब तक ये लड़के जो है इन लोगों ने उस टेक्निक को मास्टर करने के बाद इतना ज्यादा ऑरा रिलीज करना था कि उसके बाद एल्डर जाओ को लगना था कि ये वाकई में डिमोनिक टेक्निक है। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ उनको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया ताकि ये लोग आसानी से उसको कंप्लीट कर सके, वरना ये सभी बच्चे तो उनको कंप्लीट भी नहीं कर सकते अगर मैं इनकी टेक्निक्स को हाई लेवल तक यानी एम्परर ग्रेड तक मॉडिफाई कर देता। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी की स्पेशल टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश की, वो ओरिजिनल फॉर्म थी, इसी वजह से ओरिजिनल फॉर्म को मिंगरेन ने भी यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ था, क्योंकि मेरे लिए भी उस ओरिजिनल फॉर्म को मास्टर करना काफी ज्यादा मुश्किल था। एल्डर साहब अभी भी वहाँ पर उन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उनसे कहते हैं कि मैं एल्डर हूं, तुम्हारा अच्छा ही चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं सोचता, इसी वजह से तुम्हें मेरी बात को समझना होगा, मैं यहाँ पर तुम्हें इससे बचाना चाहता हूँ। फिर साथ ही एल्डर साहब चलाकर कहता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोगों को पीछे हटना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी की कोई बात नहीं सुनने वाला। हम लोग यहाँ पर लड़के को जिसने कानून तोड़ा है उसको पकड़ने वाले हैं। वो कहता है कि अगर तुम में से कोई भी यहाँ पर बीच में आएगा तो उससे भी यहाँ पर सजा दी जाएगी, इसलिए तुम सभी लोग पीछे हट जाओ। जबकि हमारा लीजियन सभी को पीछे करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि एल्डर जाओ क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर से मुझे अरेस्ट करके लेकर जा सकते हो। तो हमारा लीजी जब गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है तो उसी के साथ ही एल्डर साहब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। हमारा लीजी कहता है कि तुम यहाँ पर दोबारा से अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो मेरे सामने खड़े हो सको। तो एल्डर साहब बेचारा वहीं पर गिर जाता है। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस लड़के के प्रेशर के नीचे मुझे दबना नहीं है, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट के 2 एल्डर्स हैं। इन 2 एल्डर्स को मैं यहाँ पर स्पेशली ये बात कहकर लाया हूँ कि इस लड़के को चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर यहीं पर मार देना है। तो हमारा लीजियो से कहता है क्या हुआ, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर पकड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है, तो अच्छा ठीक है, आज मुझे अगर मुझे पकड़ सकते हो तो फिर पकड़ कर दिखाओ। एल्डर्स साहब जल्दी से जंप करते हुए एल्डर्स की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं ये एक डीमन है, प्लीज इसको पकड़ लो। तो जाकर एक एल्डर से कहता है कि प्लीज ग्रेट प्रोटेक्टर,
मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को पकड़ लें। दोनों एल्डर्स में से एक एल्डर उसे कहता है हमें यहाँ पर किसी एल्डर को इस बारे में बताने की क्या जरूरत है कि इस लड़के ने क्या क्राइम किया, क्योंकि इस लड़के ने यहाँ पर डिमन पाथ को फॉलो किया है, तो एक डिमोनिक कल्टीवेटर को हमें यहाँ पर इसी जगह के ऊपर मारना होगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि सेक्टर में इसकी डिमोनिक वैल्यूज जो है वो आगे बढ़े। लीजियन की बात सुनने के बाद कहता है तो उसका मतलब यह है कि सेकंड एल्डर के और ज्यादा कुत्ते यहाँ पर हैं, तो तुम लोग यहाँ पर मुझे काटने के लिए आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे काट पाओगे? तो एक एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर से तो काफी ज्यादा एग्रेसिव ऑरा निकल रहा है और इसकी बातें भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, इसी वजह से सेकंड एल्डर इस लड़के से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। एल्डर से कहता है क्योंकि ये वाकई में डिमोनिक कल्टीवेटर है, इसी वजह से इसकी बॉडी से ये सब कुछ ऑरा निकल रहा है। एल्डर्स जो होते हैं वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वहाँ पर जितने भी लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे भी अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। सभी अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वहाँ पर एक नेट बनाते हैं और इस नेट के साथ वो लीजी की बॉडी को वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। इसको सोल लॉक फॉर्मेशन कहते हैं। तो वो हमारे लीजी की सोल को वहाँ पर लॉक कर लेते हैं। तो हमारा लीजी कहता है कि देखो जरा तुम लोग तो यहाँ पर सोल फॉर्मेशन को यूज कर रहे हो, वो भी मुझे पकड़ने के लिए, जो कि सेक्टर का एक आम डिसाइपल है। ये सभी डिसाइपल्स जो होते हैं वो भागते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा लीजी कहता है कि तुम में से किसी को भी यहाँ पर बीच में आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मास्टर इस लायक तो है कि इन लोगों से निमट सके। तो हमारा लीजी कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर ये वाली स्पेशल फॉर्मेशन भी मुझे रोक नहीं पाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह की छोटी मोटी फॉर्मेशन मुझे बाइंड कर सकती हैं? तो एल्डर्स दाव हंसना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंबी लंबी छोड़ रहे हो, ताकि हमारे सेक्टर का एक एल्डर वो भी अगर इस फॉर्मेशन के अंदर लॉक हो जाए तो वो भी इतनी आसानी से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएगा। और तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ पर इसके अंदर से बाहर निकल पाओगे? मैं बस यहाँ पर यही कहूंगा कि तुम्हें यहाँ पर चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए। अगर तुम सरेंडर कर देते हो तो फिर तुम्हारी जान बच जाएगी। तो मान लीजिए एल्डर से कहता है कि तुम लोग तो यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से हो, तो मुझे लगता है कि तुम्हें पहले यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने चाहिए, पहले इस बात को कंफर्म करना चाहिए क्या मेरे पर लगे हुए इल्जाम वाकई में सच है या नहीं। लेकिन तुम लोग तो यहाँ पर पहले मुझे पकड़ने के लिए आ गए। तो वो एल्डर उसे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे इंसान के लिए हमें यहाँ पर सबूत इकट्ठे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर राइट्स है कि अगर कोई यहाँ पर डिमोनिक कल्टीवेशन को फॉलो कर रहा है, डिमन पाथ के ऊपर चल रहा है, तो फिर हम लोग उसे यहीं पर इसी जगह के ऊपर मार डाले और एविडेंस हम लोग बाद में इकट्ठे कर लेंगे। सबसे पहले में सेक्टर की सेफ्टी को देखना है, सेक्टर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर तुम्हारे जैसे डिमन को यहीं पर इसी जगह के ऊपर मारने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक इंसान जो कि डिमोनिक पाथ पर चला जाता है, डिमोनिक पाथ के ऊपर चले जाने के बाद वो डिमोनिक पाथ का एक गुलाम बन जाता है अपनी बाकी की सारी जिंदगी। इसी वजह से तुमसे निमटना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात सुनने के बाद हमारा लीजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो उसे डीमन कह रहे होते हैं। तो हमारा लीजी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और इसी के साथ ही सोल फॉर्मेशन को तोड़ देता है। वो एक जोरदार चीख मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत सारा ऑरा निकलता है। एक एल्डर कहता है कि ये क्या, इस लड़के ने तो यहाँ पर हमारे सोल लॉक फॉर्मेशन को बड़ी आसानी से तोड़ दिया। दूसरा उसे कहता है कि सिर्फ वो सिर्फ अपनी शेयर स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि इसके पास कल्टीवेशन तो नहीं है लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसने इसको तोड़ लिया। तो मान लीजिए वहां पर हंसते हुए से कहता है कि तुम लोग तो वाकई में बहुत ज्यादा रिडिकुलस हो। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एक इंसान जो कि डिमोनिक पाथ के ऊपर चला गया हो, किसी डीमन का गुलाम बन जाता है और यहाँ पर आकर तुम्हारे सेक्टर में आकर स्टूडेंट्स को टीचिंग देगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि एक डिमोनिक पाथ का इंसान हमेशा डीमन ही रहता है और उसे यहाँ पर तुम्हारे जैसे लोगों के साथ क्या ताल्लुक, वो तो उसी वक्त तुम्हें देखते मार डालेगा। अब यहाँ पर तुम्हें भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए। तो एल्डर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर अपनी ट्रू सेंस दिखा दी कि असल में तुम एक डीमन ही हो, तो अब यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो वो अपने लोगों से कहते हैं कि इसको मार डालो और इसी के साथ ही वो एल्डर नहीं, वो सोल्जर्स जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जब वो सोल्जर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा लीजियन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है और कहता है कि तुम सभी लोग मेरे रास्ते से दूर हटो, क्योंकि यहाँ पर मेरा टारगेट तो ये एल्डर्स है, क्योंकि ये एल्डर्स तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। तो हमारा लीजी जो होता है उनको जान से नहीं मार रहा था, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर अटैक करके उनको पीछे की तरफ गिरा रहा था। पीछे की तरफ से भी 3 निकलते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो हमारा लीजी कहता है क्या तुम सभी लोग बहरे हो? मैंने कहा कि मेरे रास्ते में मत आओ वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और सभी के सभी गार्ड जो होते हैं ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं, लेकिन वो जिंदा होते हैं, वो मरे नहीं है। हमारा लीजी बाकी के दोनों एल्डर्स की तरफ देखता कहता है कि वो सभी लोग तो अब रास्ते से हट चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हें मैं सिर्फ मारूंगा नहीं बल्कि जान से मारूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ ही वो दोनों एल्डर्स भी अपने अपने वेपन्स को रिलीज करते हैं। एक हाथ में एक बड़ी सी तलवार होती है, दूसरे के हाथ में एक बड़ा सा डंडा होता है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मुंह काफी ज्यादा चलता है, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपना मुंह चलाकर हमें कैसे हरा पाते हो। और दोनों एक साथ जंप करते हुए लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 23 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में वो दोनों एल्डर्स जो होते हैं वो अपने अपने वेपन लेकर मान लीजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से आ जाओ। और वैसे भी यहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन के रिजल्ट्स को चेक करना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को अच्छे से कल्टीवेट किया था और कुछ दिनों के बाद मुझे फाइट करने का मौका मिल रहा है, तो आज मैं उसको चेक करूंगा। तो इसी के साथ ही वो दोनों अपने वेपन्स के साथ अटैक करते हैं। तो लीजू अपने बाजू को सामने करते हुए उन दोनों के अटैक्स को अपने बाजू के साथ ही ब्लॉक कर लेता है, क्योंकि उसके पास हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी है। इसका मतलब यह है कि उसकी बॉडी अनडिस्ट्रक्टेबल है। वो
जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो मान लीजिए कि बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और इसी के साथ ही मान लीजिए अपनी बैटल इंटेंट को रिलीज करता है, यानी अपने पंखों को निकालता है। लीजिए उनसे कहता है कि तुम दोनों के पास एक चांस था, लेकिन अब वो चांस भी चला गया। अब तुम लोगों के पास यहाँ पर मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि उसके डिसाइपल्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि जरा देखो तो हमारे मास्टर यहाँ पर पहले से कितने ज्यादा स्पेशल हो गए हैं, मास्टर की कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बड़ी है। जब ये हमारे साथ यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तब ये अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं यूज करते। देखो राजू ने कितनी आसानी के साथ उनके अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया। तो मान लीजिए वहाँ पर अपने पंख निकालता है और ऊपर की तरफ उड़ना स्टार्ट करता है, फिर साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए दोनों एल्डर्स को वहाँ पर नीचे की तरफ गिरा देता है। दोनों ही एल्डर्स पीछे की तरफ गिर जाते हैं। एक एल्डर ऊपर देखता है और कहता है कि इसने तो यहाँ पर कुनपेंग बैटल इंटेंट को मास्टर किया हुआ है, जिससे यहाँ पर उड़ पा रहा है। साथ ही वो कहता है कि इसका ओरा तो एक्सट्रीमली क्योटिक है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, एक्सट्रीमली क्योटिक नहीं, बल्कि इसका ओरा जो है ये क्रो रैत की तरह है। और इसी के साथ ही मान लीजिए जो होता है ऊपर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तो मान लीजिए उनमें से एक एल्डर के ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए जंप लगाता है और साथ ही उसे पंच मारता है। जब वो उसके चेहरे के ऊपर पंच मारता है तो इसी के साथ उस बेचारे के दांत टूट जाते हैं और उस बेचारे के मुंह पर पंच पड़ने की वजह से वो वहीं पर मर जाता है। एक ही पंच के साथ उसने एक एल्डर को मार दिया। तो एल्डर के मरने के बाद मान लीजिए अब दूसरे एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो दूसरा एल्डर बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि डीमन कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे एक एल्डर को जान से मारने की, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो जैसे वो उसके करीब पहुंचता है तो मान लीजिए अपनी हेल्थ सप्रेसिंग बॉडी को यूज करते हुए उसे पंच मारता है। वो उसके मुंह पर जब पंच मारता है तो वो एल्डर भी वहां पर नीचे ग्राउंड के ऊपर जाकर गिरता है और इसी पंच के साथ वो भी वहीं पर मर जाता है। उसके मरने के बाद मान लीजिए जो होता है वो तीसरे की तरफ देखता है और कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। एल्डर जाओ, तुम्हें भी तो यहाँ पर अपने किए का पछतावा तो भुगतना पड़ेगा। तो एल्डर जाओ जो होते हैं वहां पर से भागना शुरू कर देते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि सेकंड एल्डर प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन मान लीजिए जो होता है उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सेकंड एल्डर यहाँ पर टाइम पर आकर तुम्हें बचा पाएंगे। और इसी के साथ मान लीजिए अपने हाथ को उसकी बॉडी के आर पार कर देता है और वहीं पर एल्डर जाओ भी मर जाते हैं। एल्डर जाओ के मरने के बाद वहां पर मान लीजिए उसकी तरफ ही देख रहा होता है, वहीं पर खड़ा होता है। किसी के साथ ही सेकंड एल्डर वहां पर पहुंच जाते हैं। सेकंड एल्डर सुप्रीम एल्डर वहां पर पहुंच जाते हैं। सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने यहाँ पर इन तीनों को जान से मार दिया। जबकि हमारे सेकंड एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो उसे कहते हैं कि ग्रेट एल्डर क्या आपने देखा नहीं यहाँ पर इस लड़के ने क्या किया है? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इस लड़के को नहीं रखना चाहिए, इस लड़के को सेक्टर से निकाल देना चाहिए। इस लड़के ने यहाँ पर क्या कर दिया, इस लड़के ने अपने फेलो सेक्टर मेंबर्स को मार दिया। इसने यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट के 2 एल्डर्स और साथ में एल्डर जो के आउटर डिसाइपल्स को पढ़ाते थे उनको भी मार दिया है। फिर इसकी हिम्मत कैसे भी अपने ही सेक्टर के फेलो एल्डर्स को मारने की। तो इसी के साथ ही सेकंड एल्डर से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, अब यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता, अब तुम्हें यहाँ पर डेथ पेनल्टी दी जाएगी। और साथ ही वो अंदर से सोच रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने जानबूझकर दोनों एल्डर्स को यहाँ पर इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। मुझे पता था कि ये लड़का बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर वाला है और इन दोनों एल्डर्स के ऊपर ये जरूर अटैक करेगा। और इसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने सोचा था। अब ये लड़का यहाँ पर बहुत ही बुरा फंस चुका है। अब बस मुझे यहाँ पर इस लड़के के ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर डालना होगा। अगर मैंने थोड़ा सा प्रेशर डाल दिया तो उसके बाद ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा, क्योंकि इसने सभी लोगों के सामने यहाँ पर 3 एल्डर्स की जान लिया है, तो इसको सजा तो यहाँ पर देनी पड़ेगी। अगर इस लड़के को यहाँ पर सजाए मौत नहीं दी गई तो मुझे लगता है कि ये अपनी बाकी की सारी जिंदगी हमारी जेल के अंदर ही काटने वाला है, वहां पर मैं इसे बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला हूँ। तो सुप्रीम एल्डर कहता है कि लीजिए तुम एक प्राइम डिसाइपल हो, मुझे ये बताओ कि तुम इतने ज्यादा क्रूल कैसे हो सकते हो। अगर किसी को मारना भी हो तो कम से कम इतने बुरे तरीके से नहीं मारा जाता, लेकिन तुमने यहाँ पर इनको बहुत ही बुरे तरीके से मारा है। ताकि ये बात यहाँ पर वाज़ेह है कि दूसरी पार्टी ने पहले तुम्हारे पर अटैक करना शुरू किया, दूसरी पार्टी ने तुम्हें यहाँ पर उकसाया था फाइट करने के लिए। सुनने के बाद सेकंड एल्डर उसे कहते हैं आप क्या कह रहे हैं, आपके कहने का मतलब क्या है कि दूसरी पार्टी ने यहाँ पर ये सब कुछ शुरू किया था, और क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर इसको इस बात के लिए माफ करने वाले हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर हमारे 3 एल्डर्स को मार डाला। आपने देखा नहीं है कि यहाँ पर इस लड़के ने 3 एल्डर्स की जान ले ली। लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के 2 एल्डर्स और साथ में एक एल्डर जो कि आउटर डिसाइपल्स को बढ़ाते थे, उन तीनों को यहाँ पर इसने इतनी बेदर्दी से मार डाला और आप यहाँ पर इसको छोड़ने वाले हैं। प्रीम एल्डर से कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के वो दोनों एल्डर्स अगर वो दोनों यहाँ पर मरे हैं तो अपनी गलती की वजह से मरे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उन लोगों को यहाँ पर आकर मुझसे पहले परमिशन लेनी चाहिए थी? क्या उन्हें लगता है कि वो अपने आप यहाँ पर जिसको चाहे उसको डीमन बनाकर उसको मार डाले? उनको क्या लगता है कि बिना किसी सबूत के, बिना किसी जुर्म के साबित किए वो किसी को भी जान से मार सकते हैं या फिर उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं? लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ये तो तुम्हारे अंडर आता है, मुझे ये बताओ क्या वो तुम्हारे पास आए थे परमिशन लेने के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि उनको किसी किस्म की कोई परमिशन की जरूरत ही नहीं है? लेकिन एल्डर बेचारा यहाँ पर बिल्कुल खामोश होता है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी चाल में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका है। जबकि मान लीजिए को ये सब कुछ पहले से पता था, तो मान लीजिए कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता था कि ये बंदा यहाँ पर मेरे लिए मुश्किल क्रिएट करेगा, और मुझे पता था कि दोनों एल्डर्स जो है इसके लिए काम करते हैं, जानबूझकर यहाँ पर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए आए हैं। लेकिन इस बेचारे को क्या पता था कि यहाँ पर खुद ही इस बात में फंस जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने पहले मेरे पर अटैक किया था और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को मार भी डालता हूँ तो इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उन लोगों ने फाइट पहले स्टार्ट की थी। सुप्रीम एल्डर यहाँ पर मेरा ही साथ देंगे और यहाँ पर ये बेचारा खुद ही इस बात के लिए फंस चुका है। सुप्रीम एल्डर की बात सुनने के बाद सेकंड एल्डर थोड़े से शांत होते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको डिटेल्स के बारे में नहीं पता, मैं आपको सारी
डिटेल्स बताता हूँ। सुप्रीम एल्डर कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बताओ कि यहाँ पर क्या डिटेल्स हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर दोनों एल्डर्स यानी ये मास्टर जू जो था उनको यहाँ पर ये लगा था कि ये लड़का यहाँ पर किसी डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए आउटवर्ड स्टेबल्स कल्टीवेशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से इनकी कल्टीवेशन के साथ साथ इनका एनर्जी लेवल भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इसी वजह से एल्डर जाओ दोनों लॉ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास गए, जाकर उनको शिकायत लगाई। और जब उन लोगों को ये बात पता चली तो उन लोगों ने यहाँ पर किसी एल्डर या फिर किसी सुप्रीम एल्डर को बताने की बजाय डायरेक्टली यहाँ पर आकर एक्शन लेने के बारे में सोचा। और जब वो लोग यहाँ पर आए और आकर इसको चेक किया कि ये तो वाकई में यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है कि ये लोगों की कल्टीवेशन को तेजी के साथ बढ़ा रहा है और बिना किसी डिमोनिक टेक्निक के कोई कल्टीवेशन को कैसे इतनी तेजी से बढ़ा सकता है। तो इसी के लिए उन दोनों एल्डर्स ने यहाँ पर इसके ऊपर एक्शन लिया और इस लड़के को यहाँ पर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वो लोग इसको पकड़ पाते इससे पहले इस लड़के ने यहाँ पर उन दोनों को मार दिया और साथ में एल्डर जाओ को भी मार दिया। ये एक साइकोपैथिक है, इसका मतलब यह है कि हम इसे सेक्टर में नहीं रख सकते। अगर ये इसी तरह सभी की जान लेता रहेगा कल को तो ये आपको और मुझे भी मार सकता है। तो मुझे लगता है कि इसे सेक्टर से रिमूव कर देना चाहिए, इसे प्राइम सैपल की पोजीशन के ऊपर से हटा देना चाहिए। बंदा जो कि डिमोनिक पाथ के ऊपर चल रहा उस बंदे को हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर का प्राइम सैपल कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि सेकंड एल्डर पता नहीं आप कब यहाँ पर बस करोगे, कब इस बात को मान क्यों लेते कि मैं आपसे ज्यादा बेहतर हूँ। सेकंड एल्डर मान लीजिए की बात सुनने के बाद सुप्रीम एल्डर से कहते हैं कि आपने नोटिस किया हमारे प्राइम सैपल का बिहेवियर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा बदतमीज भी है। सुप्रीम एल्डर कहते हैं हाँ तुम्हारी इस बात में जरा दम है कि ये लड़का काफी ज्यादा बदतमीज है, लेकिन इसके अलावा जो इल्जाम तुम इसके ऊपर लगा रहे हो वो इल्जाम बिल्कुल भी साबित नहीं होने वाले। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। इसी के साथ एक लड़का भागता वहां पर आता और कहता है कि ग्रेट एल्डर सेकंड एल्डर मुझे आपसे बात करनी है। इस वक्त 9 सेंट डीमन गेट की प्रिंसेस इस वक्त हमारे सेक्टर में पहुंची है और दोनों ही एल्डर उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। सेकंड एल्डर उसे कहते हैं लेकिन शादी तो कैंसिल हो गई थी, श्वांगिर यहाँ पर क्या कार्य है। तो वो लड़का उनसे कहता है कि उसने यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले कहा कि वो प्राइम सैपल लीजी से मिलना चाहती है और वो वहां पर दरवाजे के पास खड़ी है। सुप्रीम एल्डर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि वो लीजी से मिलना चाहती है, जबकि सेकंड एल्डर इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहता है कि हमेशा यही लड़का आगे क्यों होता है, हमेशा इसी लड़के का नाम मेरे सामने क्यों आता है। और बाकी के सभी आउटवर्ड सैपल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं क्या प्रिंसेस यहाँ पर हमारे मास्टर से मिलना चाहती है। मान लीजिए कहता है कि ये इतना बुरा नहीं है, वो सही टाइम के ऊपर आई है, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही है। तो मान लीजिए कहता है कि अब जबकि यहाँ पर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मुझे जाकर प्रिंसेस से मिलना चाहिए, हम लोग इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बिगर पिक्चर को देखना चाहिए। अगर उस लड़की के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहेगा तभी हम लोग यहाँ पर अपने सेक्टर को रिवाइव कर पाएंगे। तो मान लीजिए वहां पर से भागना शुरू कर देता और कहता है कि तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और रही बात यहाँ पर मेरे डीमन होने की या फिर नहीं होने की, तो वो सब कुछ हम लोग अपनी बैट में ऐड कर लेते हैं जो कि 1 महीने के बाद फाइट होने वाली है। ये लोग ये सारी बातें भी उसमें ऐड कर लेते हैं। फिलहाल के लिए मैं प्रिंसेस को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। सेकंड एल्डर कहते हैं कि सुप्रीम एल्डर क्या आपने देखा नहीं, मुझे लगता है कि इस लड़की के पक्के उनके साथ कोई ना कोई ताल्लुक है, जो उनका एक जासूस है, इसी वजह से तो प्रिंसेस यहाँ पर खुद उससे मिलने के लिए आई है। एल्डर से कहते हैं शांत हो जाओ, पहले वहाँ पर चलते हैं और जाकर देखते हैं क्या वहाँ पर क्या चल रहा है, उसके बाद ही लोग इस बारे में कोई फैसला करेंगे कि ये लड़का क्या है, क्या ये डीमन है या फिर कोई जासूस है। पर हम लोग अपने एपिसोड 23 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, राइज ऑफ एम्परर के एपिसोड 24 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मां लीजी जो होता है मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से भागता हुआ ट्रांसमाइग्रेशन गेट की तरफ जाता है जहां पर प्रिंसेस आई होती है। तो प्रिंसेस डीमन गेट की यहाँ पर आई होती है और आकर मां लीजी से मिलने का कहती है कि एल्डर भी वहीं पर पहुंच जाते हैं। ये सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो प्रिंसेस वहां पर खड़ी होती है। प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि मेरा नाम ली श्वांगियर है, मैं प्रिंसेस हूँ डीमन सेक्टर की, डीमन सेक्टर के डीमन किंग की मैं पर्सनल डिसाइपल भी हूँ। और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को ग्रीट करती हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर मुझे वेलकम करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज मुझे माफ करना। यहाँ पर बिना परमिशन के आपके पास यहाँ पर चली आई। तो हमारे सेकंड एल्डर से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश हैं कि आप हमारे सेक्टर में आई हैं। लीजी से कहता है कि मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे ग्रीट नहीं करोगी। सुप्रीम एल्डर से कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से हमसे बात कर रही हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहते हैं क्योंकि हमारे प्राइम डिसाइपल लीजी ने वहाँ पर जाकर तुम्हारे और तुम्हारे डीमन किंग के साथ जो भी बिहेव किया उसके बदले में हमें यहाँ पर क्या तुम माफ करोगी। लेकिन वो जो कुछ भी होना था वो तो हो गया, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि तुम हमारे सेक्टर में क्या करने के लिए आई हो, यहाँ पर आने की क्या वजह है। तो प्रिंसेस उसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाती है और इसी के साथ ही वो एक बैकग्राउंड का सीन दिखाती है जहाँ पर उसके मास्टर यानी डीमन किंग उसे कहते हैं तुम्हें वहां पर जाना होगा। तो वो उसे कहती है मास्टर क्या आप वाकई में सीरियस है, क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां पर जाकर उस लड़के की नौकरानी बन जाऊं, वाकई में ऐसा चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं जाकर लीजी को फॉलो करूं। तो वो उसे कहते हैं श्वांगियर मेरी बात को ध्यान से सुनो, हाँ मुझे पता है कि तुम इस बात को लेकर काफी ज्यादा अपसेट हो क्योंकि उस लड़के ने जहाँ पर तुम्हारी काफी ज्यादा इंसल्ट किया और जहाँ पर वो तुम्हें नौकरानी बनाना चाहता है,
लेकिन असल में ये हमारे सेक्टर के लिए बेहतर है, जो चीज हमारे सेक्टर के लिए बेहतर होगी वही मैं करूंगा और मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो वो कहती है मास्टर लेकिन क्यों मास्टर, उसमें ऐसा खास क्या है? तो उसके मास्टर से कहते हैं कि उस लड़के के पास इमेंस नॉलेज है, उसके पास ऐसी नॉलेज है जो हमारे में से किसी के पास भी नहीं है। और सबसे ज्यादा पावरफुल चीज क्या होती है? वो नॉलेज होती है। क्या तुमने देखा नहीं, वो लड़का यहाँ पर बिना किसी पावर के, बिना किसी कल्टीवेशन के हमारे 3-4 एल्डर्स और साथ में कुछ डिसाइपल्स को मार कर चला गया, लेकिन उसके पास कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ, जाकर उसके सीक्रेट्स को अनकवर करो। मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम वहां पर जाओ, जाकर किसी की नौकरानी बन जाओ, लेकिन तुम्हें ये करना होगा। तो श्वागनर कहती है कि क्या ये वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है? मुझे यहाँ पर एक बात बताएं, क्या वो लड़का आपके लिए जरूरी है या फिर मैं आपके लिए ज्यादा जरूरी हूँ? हम दोनों में से किसी एक को चूज करें। तो मास्टर से कहते हैं कि बेटा तुमसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद तुम्हें ट्रेनिंग दी, अपना डिसाइपल बनाया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर उस लड़के से जेलस हो रही हो, पर फिर भी तुम्हें ये काम करना होगा कि वो लड़का, तो उसका तुम्हें नाम भी तुम्हारे सामने ना लूं क्योंकि वो इस लायक भी नहीं है, लेकिन असल में उसके पास जो नॉलेज है वो तुमसे ज्यादा प्रेफरेंस वाली है, यानी कि हमें वो नॉलेज चाहिए जो कि इस लड़के के पास है। तुम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत होकर इस बारे में सोचोगी। क्या तुम सोचोगी कि एक लड़का जिसके पास कल्टीवेशन बेस नहीं है, जिसके पास कोई कल्टीवेशन नहीं है, उसने यहाँ पर हमारे उस टेस्ट को कैसे पास कर लिया? उसने दोनों के दोनों ट्रायल टेस्ट को पास कर लिया, जहां तक कि हमारे एल्डर्स को भी, एक प्रोटेक्टर जू थे, उनको बड़ी आसानी से हरा दिया। और उसके बाद उसने वहां पर उन स्टैचूज को भी एक्टिवेट किया और उसके पास नॉलेज है, इसी मदद से उसने वहां पर एंशिएंट लैंग्वेज को यूज करते हुए स्टैचू को एक्टिवेट किया था। और अगर वो बाकी के सभी स्टैचूज को भी एक्टिवेट कर सकता है तो वो एक बहुत ही खतरनाक इंसान है जिसको दुश्मन नहीं बनाया जा सकता, कि वो हमारे सेक्टर में आकर हमारी सेक्टर के स्टैचूज को एक्टिवेट करके हमें बर्बाद कर सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर जाओ और जाकर अनकवर करो कि उस लड़के के पास और कौन कौन से सीक्रेट है और उस लड़के के पास कितनी नॉलेज है। प्लीज अपने इस बुढ़े मास्टर के ऊपर एहसान करो, मेरे एहसान का बदला चुकाने का वक्त आ चुका है। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो तुम्हें यहाँ पर अपने सेक्टर यानी डीमन सेक्टर के लिए ये करना होगा, अपने बाप के लिए ये करना होगा। श्वांगर कहती है अच्छा फिर ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। इस लीजी के अंदर जितने भी छुपे हुए राज, सभी उस सभी राजों के ऊपर से पर्दा हटा कर रहूंगी और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। ऐसे में पहुंच जाता है तो वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहती है यहाँ पर मास्टर लीजी के लिए आई हूँ। मास्टर लीजी वाकई में एक बहुत ही फियरलेस और अपनी जनरेशन के एक बहुत ही कमाल के मास्टर हैं। किंग ने मुझे पर्सनली यहाँ पर उनको फॉलो करने के लिए भेजा और मैं यहाँ पर अपनी इच्छा के साथ इनको फॉलो करना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आई हूँ। ये बात सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वो कहते हैं क्या क्या ये लड़की यहाँ पर मास्टर लीजी को फॉलो करना चाहती है, यानी प्राइम डिसाइपल को, लीजी को यहाँ पर फॉलो करना चाहती है। जबकि सेकंड एल्डर्स की बात सुनने के बाद कहते हैं यहाँ पर क्या बकवास की जा रही है, क्या ये वाकई में फियरलेस है, इसके पास तो कल्टीवेशन ही नहीं है। जबकि वहाँ लीजी हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ मैं बिल्कुल वही हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। वहाँ लीजी जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें इतनी ज्यादा तेज है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा समझदार निकले जो तुमने यहाँ पर एक ही नजर में मुझे पहचान लिया। चलो ठीक है, आज के बाद से तुम मेरी फॉलोअर हो। तो वो कहती है ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपकी फॉलोअर बन सकी। और साथ ही वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कमीने कहीं के, जैसे मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा मैं पहले तुम्हें मारूंगी। सेकंड एल्डर कहते हैं जरा रुक जाओ, यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें क्या लगता है कि ये इतना ज्यादा आसान होने वाला है? सेकंड एल्डर से कहते हैं कि प्रिंसेस ली, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो वो लड़का इतना भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर अभी भी हम लोगों ने यहाँ पर इस लड़के के बारे में पता किया है कि ये डिमोनिक पाथ का एक फॉलोअर है, यानी कि ये डिमोनिक टेक्निक्स को मास्टर कर रहा है। जैसे मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तुम्हें सबसे दूर रहना चाहिए, वरना तुम्हें भी यहाँ पर सजा मिल सकती है। तो वो कहती है क्या वाकई में यहाँ पर इसके बारे में कोई सीक्रेट रिवील हुआ है? मुझे पहले से लगा था कि इसके पास कुछ अनयूजुअल पावर्स हैं। तो सीनियर ब्रदर ली, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर पहले से मुश्किल में पड़े हुए। जबकि मां लीजी उसकी कमर के ऊपर हाथ मारता है और उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे एल्डर काउ यहाँ पर जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बात तो पहले से यहाँ पर कैंसिल हो चुकी है और वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मुझसे दूर रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी हो। तो वो मास्टर से कहते हैं, सेकंड एल्डर से कहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी बनकर यहाँ पर मुझे मेरा साथ देने वाली है। तो अगर यहाँ पर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगता है तो इस लड़की को इस सब में बिल्कुल भी नहीं घसीटा जा सकता। लीजियो से कहता है कि सेकंड एल्डर तुम बार बार मेरे पर इल्जाम लगाकर मुझे कभी यहाँ पर एक डीमन साबित करना चाहते हो, कभी तुम मुझे डीमन सेक्टर का एक जासूस साबित करना चाहते हो, तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो वो भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग इस सारी बातों को भी यहाँ पर अपनी शर्त में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर शर्त को जीत जाता हूँ तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं शर्त को नहीं जीत पाया तो फिर तुम मेरे पर